एजिंग फेस की जो प्रॉब्लम रहती है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? बोटॉक्स फिर आपके अकॉर्डिंग तो आज के टाइम पे वो एक नीड बन गया है ना, द सेफ और ज़रूरत है, बिल्कुल। हाइप नहीं कह सकते ना। बोटॉक्स से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं रिंकल्स के लिए, और उसके नीचे भी मैं मानता नहीं हूँ, बिकॉज़ इट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट जो रिंकल्स ठीक कर सकता है। सैगिंग स्किन के बारे में हुँ। आपको क्या लगता है, इसकी वजह क्या है, एज या लाइफस्टाइल? बोथ, बोथ। दोनों। एक होता है हाँ। सर्जिकल ट्रीटमेंट, एक होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। दोनों में से बेस्ट कौन सा है? जो स्किन टाइटनिंग वाले ट्रीटमेंट होते हैं, क्या वो परमानेंट होते हैं? हमें कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए? सो एसपीएफ वहाँ से आप 50 ले लो, बट अगर पीए उसका 2 ही प्लस है तो आपका काम नहीं होगा साहब। चाहे आप 40 ले लो लेकिन 4 प्लस होनी चाहिए। 15 एसपीएफ इज़ मोर देन इनफ। सनस्क्रीन लगाने से कैंसर होता है, इज इट ट्रू? एक्ने किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है इसका? पीसीओडी की वजह से हेयर फॉल भी बढ़ता है आज के टाइम पे। इवन लोग भी बहुत सारे से बातें करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, नहीं अच्छी। सोशल मीडिया पे ना कोरियन स्किन, ग्लास जैसे स्किन कैसे पाए? नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल रहने वाला है। अगर आपकी भी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे पिगमेंटेशन, एक्ने, हेयर फॉल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर सुप्रीत सिंह, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करा। साथ में हमने ये जाना कि बोटॉक्स, एंटी एजिंग, पीसीओडी, स्किन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इन पे कौन कौन से ट्रीटमेंट कराने चाहिए और कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको इस पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। सो एंजॉय द शो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, नरेंद्र जी, एंड बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने मुझे बुलाया, एंड होप मैं आपके सभी क्वेश्चंस के साथ जस्टिफाई कर पाऊंगा। सो स्टार्ट करते सर। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई, फिर पढ़ाई से लेके स्किन स्पेशलिस्ट तक की जर्नी, डॉक्टर बनने तक की जर्नी बताइए सर। देखिए, मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है या बेसिक एजुकेशन जो है, बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ, ओके। बारामूला। ओके। सो सेंट जोसेफ्स स्कूल है, वहाँ से मैंने बेसिक अपनी पढ़ाई पूरी करके देन हमारे टाइम पे JKCET एग्ज़ाम होता था। सो ओके। क्वालिफाई करने के बाद मेरा एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुआ। हम्म। सो MBBS वहाँ से करने के बाद एक दोबारा से फिर एग्ज़ाम होता है हमारा, नीट PG करके। हम्म। वो क्वालिफाई करने के बाद देन अगेन मेरा एडमिशन जो है, मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से ही फिर MD डर्मेटोलॉजी में किया जी। ओके। ये डॉक्टर बनने का मतलब क्रेज कैसे था? फैमिली में ऑलरेडी डॉक्टर्स थे या हमारा जो ट्रेडिशनल चलता रहा कि डॉक्टर बनना है या एक तो इंजीनियर, कुछ ऐसा सही वाला? मायनों में बोलूँ तो वो ट्रेडिशनल ही था। हम्म। मतलब जो हमारी टाइम पे मतलब आजकल की जनरेशन को तो पूरा पता है कि हमने क्या करना है आगे चल के। हम्म। सो हमारे टाइम पे 2 ही चीज़ें होती थी, हम्म। इधर आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। हम्म। सो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं था इंजीनियर बनूँ या डॉक्टर, तो मैंने दोनों ही सब्जेक्ट्स रख लिए अपने। अच्छा। सो मैंने मेडिकल भी अपना रख लिया था एंड मैथ्स भी साथ में रख ओके। लिया था। तो ऊपर वाले की दया से मेडिकल में आ गए नंबर। कोई ना कोई पिछला कुछ पुण्य कहीं पे कमाया था कि डॉक्टर बन गया सेवा के लिए। चलिए बहुत बढ़िया सर। वैसे डॉक्टर्स की लाइफ थोड़ी हैक्टिक रहती है, बहुत बिजी रहते हैं वो लोग, पेशेंट के साथ डील करना। तो अभी आप यंग ही हो, तो कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आपको भी लगता होगा यार मुझे भी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करनी है बिल्कुल। और फिर साथ में जॉब को भी मैनेज करना है, राइट। क्लिनिक भी मैनेज करना है, तो कैसा रहता है? देखिए, यस हेक्टिक तो रहता है, बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है कि वंस जब आप डॉक्टर बन जाते हो, हम्म। आपकी लाइफ आपकी नहीं आपके पेशेंट्स की होके रह जाती है। पेशेंट्स बोलें या सोसाइटी बोलें,
जब सोसाइटी, जैसे कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो मेरा जो मैक्सिमम जो फीस है वो गवर्नमेंट द्वारा पे किया गया था। सो ये ऐसा मानना है कि अब मेरा टाइम है ये रिटर्न करने का सोसाइटी को। सो उसके लिए इवन 24/7 भी अगर कभी भी कोई भी नीडी पर्सन, कोई ज़रूरतमंद इंसान, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो सोसाइटी का, सो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी सेवा करूँ, उसकी हेल्प करूँ जिस भी एक्सटेंट तक मैं जा सकता हूँ। ओके। एंड ऑब्वियसली फैमिली तो सबने चलानी है, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर मॉनेटरी मैं कमा भी लेता हूँ तो दैट इज़ मेरा हक है वो बेसिकली। थोड़ा बहुत नहीं, डॉक्टर काफी कमाते चलिए हैं ठीक है। ये। हाँ ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि एजिंग फेस की जो प्रॉब्लम रहती है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, एजिंग फेस ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म आपने यूज़ की है, एजिंग फेस। देखिए, एजिंग सभी लोग एज करते हैं। ये तो भगवान द्वारा ऐसा सिस्टम बनाया गया है, बचपना, देन एडल्टहुड आ जाता है, फिर बुढ़ापा। और इस जो प्रोसेस है, हर कोई इस प्रोसेस से गुजरता है। सो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह हमारा जो फेस है, उसमें भी एज रिलेटेड बहुत सी चेंजेस, बहुत से बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप हमारे जो फेस है इसे आप डिवाइड कर सकते हो, ये 3-4 अलग-अलग लेयर्स का बना होता है। Okay. सबसे बेसिक लेयर में मान लो हड्डी है सबसे अंदर, बोन है जिसे हम स्कल कहते हैं। जी। हड्डी के बाद फैट आ जाता है, फैट के बाद मांसपेशियाँ, मसल्स आ जाती हैं, और उसके बाद फिर सबसे ऊपर का जो कवरिंग स्ट्रक्चर है उसे हम स्किन कहते हैं। ओके। सो मान लो आपकी उम्र 50 साल है फॉर एग्जांपल, तो 50 साल की उम्र में उसके हड्डी में भी बदलाव आएंगे, 50 साल की उम्र के फैट में भी बदलाव आएंगे, 50 साल की उम्र के मांसपेशियों यानी मसल्स में भी बदलाव आएंगे, एंड 50 साल की स्किन में भी बदलाव आएंगे। सो मोटे मोटे तौर पे स्किन जो है वो पतला पड़ना शुरू हो जाती है। स्किन में कुछ पिगमेंटरी चेंजेस जैसे दाग, धब्बे, छाइयाँ, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन उसके नीचे आ जाइए मसल, तो ज़रूरत से ज़्यादा मसल का खिंचाव, इस वजह से रिंकल्स हमारे फेस पे आना शुरू हो जाते हैं। देन जो हमारा फैट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब जैसे देखो, जो जवान होता है उसका मसल बिल्कुल बिल्ड होता है, उसमें उसका वजन ज़्यादा होता है, उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाता है वो कमज़ोर पड़ता जाता है, यानी उसका फैट कंटेंट भी कम होता है। इसी तरह हमारे फेस से भी जब फैट कंटेंट कम हो जाता है तो धरती जो है वो उस कम फैट वाली स्किन को जब खींचती है तो हमारी स्किन ऐसे लटकना शुरू हो जाती है, जिसे हम सैगिंग कहते हैं स्किन की। सो और उसके बाद रही बात हड्डी की, तो जितनी भी मांसपेशियाँ होती हैं वो हड्डी से जुड़ी होती हैं। जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन करते हैं, लाइक स्माइल करते हैं, आंखों को ब्लिंक करते हैं, तो हर बार वो खिंचाव लगता है। सो बोन हमारी हल्की हल्की निकलती जाती है। मैं आपको एक बता दूं एक बात, कि 70 ग्राम हड्डी हम हमारी कम हो जाती है एजिंग के साथ में। किस एज में 70 ग्राम हड्डी हमारी कम हो जाती है? मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक अगर देखा जाए, तो केवल सिर्फ फेस की हड्डी जो बोन है, उसमें से 70 ग्राम हड्डी कम हो जाती है बुढ़ापे तक। 70 ग्राम। दैट मीन्स हमारी हड्डी में से भी धीरे धीरे हड्डी के कण, जिन्हें हम बोलते हैं बोन सेल्स, वो निकलते जाते हैं। कैल्शियम निकलता जाता है। तो उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? यस, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब जैसे कि एक बात मैं यहाँ पे आपको, आई एम सॉरी, मैं टोकना चाहूँगा। मेरे पास अक्सर क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसी क्रीम दे दो जिससे मेरे रिंकल्स ठीक हो जाएं। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि रिंकल्स जो है वो स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर वाली मांसपेशियों की प्रॉब्लम है। सो कैसे कोई क्रीम ऊपर से लगने से हमारी मांसपेशियों तक पहुंचेगी, हमारी जो चमड़ी है, जो स्किन है, कम से कम 2 से 4 मिलीमीटर तो उसकी चौड़ाई रहती है, थिकनेस। सो कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी क्रीम या सीरम वो ऊपर से लगने के बाद अंदर जाएगा, मांसपेशियों पर काम करेगा और हमारे रिंकल ठीक करेगा? सो एक मेरे हिसाब से, मैं अपनी प्रैक्टिस में इसे एक मिथ मानता हूँ। ऐसा होगा नहीं, आपका पैसा और आपका समय वेस्ट होगा। सो इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है
उसे हम बोटॉक्स कहते हैं। बोटॉक्स। सो वाई बोटॉक्स? वो हम्म इंजेक्शन के जरिए उस 2 से 4 की जो लेंथ है उसे क्रॉस करके हम्म सीधा मसल में जाती है, मसल को रिलैक्स करती है। हम्म सो जो ओवर एक्टिव मसल हो जाती हैं ड्यू टू एजिंग, हम्म वो रिलैक्स हो जाती है और हमारे रिंकल्स जो हैं वो कम से कम बनते हैं। ओके। जो हड्डियां घिस रही थी उसके लिए जो आपने बोला वो बोटॉक्स है। नहीं, हाँ। जो मांसपेशियाँ ओवर एक्टिव हो जाती हैं उम्र के साथ-साथ, हम्म उन्हें रिलैक्स करने के लिए मतलब आप समझे नहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्माइल करते हैं, हम्म हमने ऐसे स्माइल की, हम्म तो ये वाली स्किन और ये वाली स्किन ये पास आई, हाँ तभी ये लाइन बनी। एग्जैक्टली। इसे पास कौन ले गया? यहाँ से यहाँ तक मान लो एक मसल है, हम्म इस तरह की चौड़ी-सी एक स्ट्रिप है, हम्म वो अपने आप में ऐसे कंट्रैक्ट करती है। हम्म तो अंदर से जब वो कंट्रैक्ट करती है, ऊपर की चमड़ी को साथ लेके आती है, तो रिंकल बन रहा है। एज़ एग्जैक्टली। सच अगर हम ऐसे करेंगे तो चमड़ी तो बिल्कुल ठीक है, स्किन इज़ नॉर्मल, हम्म। बट वो जो अंदर वाली मसल है, असल में वो ज़्यादा कंट्रैक्ट कर रही है, तभी रिंकल बन रहे हैं। सो अच्छा। हम इंजेक्शन जब डालते हैं, तो सीधा उस मसल के अंदर डालते हैं, हम्म ताकि वो मसल रिलैक्स हो जाती है, तो आपकी स्किन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रैक्ट नहीं होती और आपके रिंकल नहीं बनते। तो वो जो इंजेक्शन डालते हैं हुँ। उसका जो असर होता है वो कितनी देर तक रहता है मतलब? हाँ, ये बिल्कुल है। बोटॉक्स देखिए, अब कोई भी बोटॉक्स की अलग-अलग कंपनियाँ आती हैं, बट हम्म मैं एज़ अ सॉल्ट बात करूँगा, हम्म एज़ अ केमिकल, एज़ अ कंपाउंड बात करूँगा। हम्म तो आम तौर पे 6 महीने या मैक्सिमम 9 महीने तक उसका असर रहता है, जिसके बाद से हमें टच अप करने की ज़रूरत रहती है उसकी। टचअप में यानी कि दोबारा से उसको यस, उसे इंजेक्शन चाहिए दोबारा से किया जाता उसी है। क्वांटिटी में, बिल्कुल उसी क्वांटिटी सेम में, क्वांटिटी में, बिकॉज़ उसका असर जो है होता ही 6 महीने से 9 सिक्स महीने मंथ तक है। ओके। सो फिर इट ये इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया ना, मतलब करवाते हाँ, रहना पड़ेगा ना? बेसिकली जो इंसान का जो शरीर है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हम्म इट नीड्स कंटीन्यूअस एफर्ट। सर, मुँह भी रोज़ धोना पड़ता है। जैसे सर्विस बोल सकते हैं यू कैन से, है ना? हाँ, देखो ये काइंड तो ऑफ। कहने की बात है ना सर्विस। हम मुँह धो रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस। सर्विस में हम गाड़ी धुलवाते हैं ना सर, हाँ हाँ तो मुँह धोना भी इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस। वो हम एग्जैक्टली। डेली करते हैं, हम्म बट हमें चुभता नहीं है, हम्म क्योंकि हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड है। हमें पता है सुबह उठ के हमें मुँह धोना है, हम्म ब्रश करना है, हम्म ब्रेकफ़ास्ट करना है, हम्म बाल संवारने हैं, हेयर हम्म स्टाइल बनना है। हम्म अगर हम बैठ के सोचें तो कम से कम 10 मिनट तो आम आदमी लगा ही देता है अपने मतलब फेस धोने से, नहाने से, मतलब मान के ऐसा चल सकते हम्म हैं। सो अगर हम वो देखें धीरे-धीरे वो कितना ज़्यादा टाइम हो जाता है। सो हम्म हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं। हम्म सो इसी तरह से वो चीज़ें, अब सोचिए मुँह रोज़ धोना पड़ेगा। अगर कोई बोले कि मुँह रोज़ धोना है, कोई ऐसा नहीं बोलता कि अरे! रोज़ धोना पड़ेगा, कल ही तो धोया था। कुछ आलसी होते हैं ना हैं? सर्दियों में जो ऐसा बोल। चलो फिर भी 2 दिन नहीं तो 3 हाँ तीसरे दिन धो ही लेते हाँ हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो मेरा ऐसा तो हि इसी तरह जैसे कोई मोटा आदमी है, उसने हम्म वेट लूज़ करना है, हम्म बड़ी मेहनत करेगा वो, हम्म जिम जॉइन हम्म करेगा एंड डाइट भी करेगा। हम्म 4-6 महीने में फ़र्क भी पड़ेगा उसे, हम्म पड़ के फिर से पुराने खान-पान और हैबिट पे आएगा, अगेन वेट गेन हो जाएगा। गॉट इट। इसी तरह यंग बंदा है, कोई जिम जा रहा है बॉडी हम्म बनाने के लिए, सिक्स हम्म पैक एब्स के लिए तो 2-2 साल लगा लेते हैं लोग, हम्म और सिक्स पैक एब 2 साल की मेहनत 10 हम्म दिन या 15 दिन या हम्म महीना 2 महीने भी नहीं रहती, हम्म अगर वो छोड़ देता है तो। ये एग्जैक्टली। जो आप टीवी पे एक्टर्स देख रहे हैं, मतलब हम्म फुल बॉडी जो है, हम्म वो कई बारी तो पानी भी नहीं पीते, हम्म नमक कंटेंट कम कर देते हैं ताकि हम्म पानी रिटेन ना रहे उनकी बॉडी में। हम्म सो बट दैट इज़ ऑल शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी। जैसे ही वो अपने पुराने खान-पान पे आते हैं, तो इट इज़ ऑल लॉस्ट। ओके सो ह्यूमन बॉडी नीड्स कंटीन्यूअस एफर्ट्स। ओके। आपने 8th क्लास में ज़्यादा मेहनत की तो आपने टॉप किया, 9th में कम किया तो आपका स्कोर नीचे आ गया। एग्जैक्टली। सो रेगुलर मेहनत, रेगुलर रिज़ल्ट। ओके सो ठीक है। दिस इज़ यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किन। ओके, तो हम इसको ना थोड़ा और डीप में समझेंगे, जैसे बिल्कुल। मेरे पास कुछ और भी सवाल आ रहे हैं। हुँ। अभी हम बोटॉक्स बोटॉक्स की बात कर रहे थे, तो बोटॉक्स फिर आपके अकॉर्डिंग तो आज के टाइम पे वो एक नीड बन गया है ना, या एक मतलब सेफ और ज़रूरत है? बिल्कुल। हाइप नहीं कह सकते ना, नहीं, या नहीं। हाइप? देखिए, बेसिकली क्या था कि ये इंजेक्टेबल्स में आते हैं। हुँ, 50% लोग तो इंजेक्शन से ही डरते हैं, चाहे वो फिर वैक्सीन हो या हुँ, हुँ, फिर वो हुँ, बैक पे लगाना हो, या मतलब हुँ, हुँ, ऑब्वियसली नीडल फोबिया उसे हुँ, हुँ, कहते हुँ, हैं। सो एक तो वो रहता है, हुँ, बट वंस आपका ये फोबिया ख़त्म हो जाता है, हुँ, सो बोटॉक्स से ज़्यादा
मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं रिंकल्स के लिए, ओके, और उसके नीचे भी मैं मानता नहीं हूँ, बिकॉज़ इट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट जो रिंकल्स ठीक कर सकता है आपके, ओके, और इट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट जो 100% रिज़ल्ट देता है सर। ओके। हाँ, मीन्स तो एक बार करने के बाद यू हैव ज़ीरो रिंकल्स। ओके, तो जो बोटॉक्स करवा रहे हैं हम, हुँ, देखो हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, बिल्कुल। तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है? पर से बोटॉक्स का एज़ सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ऐसा तो हो नहीं सकता ना क्योंकि हर एक मेडिसिन किसी न किसी केमिकल से हुँ, बनी है, हुँ। उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना? देखिए, मेडिसिन से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हुँ, मेडिकल अगर आप लिटरेचर सर्च करते हैं हुँ, मेडिकल पे, हुँ, मेडिसिन होता क्या है बेसिकली? पॉइज़न इन लो डोज़ इज़ मेडिसिन सर। हुँ। पॉइज़न हाँ इन जी, लो डोज़ इज़ मेडिसिन। मेडिसिन एग्ज़ैक्टली। सो इट इज़ द डोज़ जो डिसाइड करता है कि ज़हर बनेगा या दवा बनेगी। ओके, सो पैरासिटामॉल 500 या 1000 खाएँगे तो आपका बुखार ठीक करेगा। हुँ, वहीं आप 2000, 4000, 10,000 खाएँगे, तो आप मीन्स सीधा तो आपका लिवर डैमेज करेगा। सो हुँ, ऑब्वियसली डोज़ डिसाइड्स। हुँ, बट हमारे जो डर्मेटोलॉजी एंड जो एस्थेटिक प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, हुँ, सो इट इज़ द टेक्नीक। आप बोटॉक्स कैसे कर रहे हैं, हुँ, इट इज़ द पर्सन, वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट, कि हुँ, कौन आपका बोटॉक्स कर रहा है। हुँ, क्या वो क्वालिफाइड है हुँ, बोटॉक्स करने के लिए? क्या उसे स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर पता है कि वो बोटॉक्स कहाँ डाल रहा है, कितना डीप जाके डाल रहा है, कितने एंगल पे डाल रहा है? हुँ, क्या उसे उस मसल के बारे में पूरी नॉलेज है हुँ, कि वो मसल कहाँ पे चौड़ी है, कहाँ पे मोटी है, कहाँ पे पतली है? मैंने कहाँ पे बोटॉक्स का 1 ड्रॉप डालना है, कहाँ पे 2 ड्रॉप डालने हैं, हुँ, कितनी क्वांटिटी डालनी है? सो ऑब्वियसली अगर नॉर्मल क्वांटिटी से आप ज़्यादा डालोगे तो आप साइड इफ़ेक्ट करोगे। हुँ, आप पतली जगह पे ज़्यादा क्वांटिटी डालोगे तो साइड इफ़ेक्ट करोगे। ओके, आप मोटी जगह पे कम क्वांटिटी डालोगे तो भी साइड इफ़ेक्ट करोगे, और आप गलत मसल में डालोगे तो आप साइड इफ़ेक्ट करोगे सर। ओके, तो बेसिकली कि हैंडल कैसे करना उसको? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हाँ, सर। ओके, सो यू शुड, मतलब हमेशा, मतलब देखिए, अपने फेस से ना खेलें। हुँ, मैं मतलब कॉमन, मतलब जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हुँ, मतलब आपके माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि बेसिक अपने जो भी फेस के साथ खिलवाड़ ना करें, हुँ, बिकॉज़ फेस इज़ ज़्यादा प्रेशियस देन, मतलब बॉडी। एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं यही बोलूँगा, बिकॉज़ हुँ, मेरा तो यही डोमेन है। हुँ, ऑब्वियसली चेहरा तो इंडेक्स है ना, हुँ, मतलब हुँ, चेहरा ही ऑब्वियसली खराब होगा तो फेस, कौन देखेगा? हाँ, बिल्कुल। सो जिस तरह से अगर अगर हम फिज़िशियंस की बात करें तो वो कहते हैं कि जंक ना खाइए, हुँ, या उल्टा-सीधा ना खाइए, पेट, या हुँ, जितने भी, जैसे इवन आयुर्वेद में भी बोलते हैं कि पेट को डस्टबिन ना समझिए, ये नहीं कि हुँ, कोई भी उठा के बाहर का आपने खा लिया। वो हुँ, क्यों कहते हैं कि हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए। सो इसी तरह फेस के लिए भी हेल्दी चुनिए, हुँ। अच्छा चुनिए और क्वालिफाइड चुनिए। ओके, बहुत बढ़िया। सो अब कुछ ऐसी बातें जैसे कि रोज़मर्रा की लाइफ़ में लोग आज के टाइम पे कर रहे हैं ट्रेंड, सोशल मीडिया के ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं। ठीक। जैसे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को लोग देखते हैं कि वो ना हुँ, आइस बाथ ले रहे हैं या हुँ, फेस को आइस से सुबह-सुबह उठ के धो रहे हैं। ठीक। आपके अकॉर्डिंग वो क्या हेल्प करता है? कि क्या वो सच में हेल्प करता भी है या वो एक हाइप बनाई हुई है? देखो, ऑब्वियसली आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का टाइम हुँ, है, ठीक है? हुँ, हर कोई सोशल मीडिया पे है, एंड सोशल मीडिया जो है, ये एल्गोरिदम पे चलता है। एग्ज़ैक्टली। एल्गोरिदम का मतलब है कि कितने लोग क्लिक करेंगे, तो वो कंप्यूटर जज करेगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, हुँ, तो मैं इस चीज़ को और सामने लेके आऊँ लोगों के, ताकि हुँ, वो और लाइक करें उस चीज़ को। हुँ, सो ये कंप्यूटर बेस्ड जो है ये ऐप होती हैं। हुँ। सो इसकी इसे कोई लेना-देना नहीं है क्या वो चीज़ सही सही है है, गलत या है। गलत है। एग्ज़ैक्टली। तो ये कंप्यूटर है, हुँ, इंसान नहीं है, या इसका हुँ, दिमाग हो हुँ, कि, सो बेसिकली ये जो आजकल एआई, हुँ। आर्टिफ़िशियल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस, है, यस, ये इंसान के दिमाग से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्वियसली इंसान ने इंसान ने ही बनाया है। बनाया है। सो सही और गलत सिर्फ़ इंसान का दिमाग तय कर सकता है, ह्यूमन हुँ, ब्रेन। हुँ, सो ऐप से अपने आप को जज ना करें। हुँ, ऐप बेस्ड हर चीज़ सही है, हुँ, ये मान के ना चलें, हुँ, बिकॉज़ ये एल्गोरिदम बेस्ड होता है। हुँ, सो ऑब्वियसली अगर कोई सेलिब्रिटी कोई चीज़ बताता है, हुँ, उसकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लोग उसे फॉलो करते हैं। हुँ,
हमारे टाइम में तो जैसे अभी तो सोशल मीडिया ऑब्वियसली बहुत टाइम ये है, व्हेन वी वर किड्स, जब हम टीवी वगैरह देखते थे तो मैं अपने आसपास के लड़कों को देखता था कि जैसा वो हीरो हेयर स्टाइल रख रहा है वो वैसा ही हेयर स्टाइल रख लेते थे, है ना। बट ऑब्वियसली स्कूल में वो चीज़ नहीं चलती थी। फॉर एग्जांपल वो एक सलमान खान की वो तेरे नाम मूवी आई थी, तो सभी लोग वैसा हेयर स्टाइल रखते थे, पर स्कूल वाले तो कह रहे थे कि कटवा देते थे। सो हर चीज़ जो ट्रेंडिंग है, हर चीज़ जो सही है, वो ज़रूरी नहीं कि आपकी रियल लाइफ में वो काम करे। रियल लाइफ के वैल्यूज़, रियल लाइफ के नॉर्म्स अलग हैं। सो ब्लाइंडली फॉलो ना करिए। सोशल मीडिया इज़ ओके, बट यू शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली। रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है। कमिंग टू आपके क्वेश्चन में, जैसे आइस बाथ ले रहे हैं, सो वो एक टाइम पे एक चैलेंज था। दैट वाज बेसिकली, अगर आप उस पे और ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो ALS करके एक कंडीशन होती है, एक पैरालिटिक कंडीशन होती है, एमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस। तो उसके लिए आइस बकेट चैलेंज लिया था काफ़ी लोगों ने, क्योंकि उसमें उस बंदे को वैसा फील होता है कि जैसे आप आइस बाथ से नहाओ ना, आपको कैसा फील होगा। सो वैसा उन पेशेंट्स को वैसा ही लिटरली फील होता है। जस्ट एक टू रेज फंड्स फॉर देम। सो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो करते हैं। ऑब्वियसली बिना किसी ज़रूरत के आइसिंग करना, मतलब बिना किसी ज़रूरत के ये सब करना, इट इज़ लाइक हैविंग पैरासिटामोल डेली ताकि मुझे बुखार ना हो। अच्छा, ओके। पैरासिटामोल मान लिया ना बुखार कम करता है, बट उसे रोज़ खाएंगे कि तब हमें बुखार ना हो, किडनी वो तो डैमेज साइड हो जाए। इफेक्ट करेगा। एग्जैक्टली। हाँ, सो अगर आपकी स्किन में रेडनेस है, अगर आपकी स्किन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर आपका कोई हार्मोनल फ्लशिंग हो रही है, तो आप आइसिंग करें, आपके लिए लाभ होगा, बेनिफिशियल होगा। अननेसेसरी करेंगे तो वो डैमेज करेगी स्किन। ओके, बहुत बढ़िया। सो जैसे हम फेस की बात करते हैं, थोड़ा इसको डीप में ही समझते हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेस सबका सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि तुम कितने खूबसूरत दिख रहे हो, जितने बिल्कुल। ज़्यादा खूबसूरत दिखोगे उतने ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करोगे, और खूबसूरती वैसे आंखों को अच्छी लगती है राइट। है ना। तो अब बहुत सारे लोग ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होममेड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो खुद ही करने लगे, रेमेडीज को फॉलो करने लगते हैं। बिल्कुल। अब जैसे एक बहुत कॉमन सा है कि दूध, हल्दी और बेसन लगाते हैं लोग। आपके अकॉर्डिंग ये कितना इफेक्टिव है, मतलब स्किन के लिए करना बिल्कुल। चाहिए या नहीं करना, ये स्किन टू स्किन वेरी करता है। देखिए, मैं इस चीज़ को मना नहीं करूँगा, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ना करें। अगर आपको सूट कर रहा है, अगर आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, जो कि अगर जैसे यंग बच्चे अगर लगाएँगे, अगर किसी की ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, किसी की पिंपल प्रोन स्किन है, बार-बार पिंपल होते हैं, बार-बार फेस पे मुहासे हो जाते हैं, तो वो जो मिल्क वाली चीज़ है मैं उसे अवॉइड करने को कहूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसमें फैट होता है, वो पोर्स को क्लॉग करेगा तो ज़्यादा चांसेस है आपके पिंपल बनने के। राइट। हल्दी अगर हम बात करें तो यस, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ उसकी होती हैं, उसे आप खाएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा देन लगाने से। लगाने से क्या है कि थोड़ा-सा येलोविश उसका एक डाई आता है, कलर आता है। सो थोड़ा-सा फेयरनेस एनहांस वो कर सकता है, बट कंप्लीट करने बेसिकली वो येलोविश टिंज ही आपके स्किन पे छोड़ती है हल्दी, जिस वजह से वो अच्छा एक माना जाता है। इसी तरह जैसे हल्दी की रस्म होती है, कोई भी शादी होती है, सो हल्दी जो है बेसिकली एक तो एंटीसेप्टिक नेचर की वजह से थोड़ा बहुत अगर स्किन पे बैक्टीरियाज वगैरह जो नॉर्मली रहते हैं उसमें भी हेल्प करती है इसको इम्प्रूव करने में। थोड़ा बहुत अपना कलर दे देती है ताकि थोड़ा येलोविश कलर जो है वो थोड़ा-सा फेयर की तरफ, मतलब टू बी थोड़ा-सा जो फेयर नहीं है, वो थोड़ा-सा उसमें इम्प्रूवमेंट उनमें लगता है, दिखता है। होता नहीं है लिटरल सेंस में, बिकॉज़ पिगमेंटरी चेंज नहीं करता, बट वो दिखता है। इट इज़ लाइक कैमोफ्लेज। एंड तो यही है, घरेलू नुस्खे सभी के लिए नहीं है। अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो ही यूज़ करें। जिस टाइम भी लगे साइड इफ़ेक्ट है तो हम तो है ही। ओके, गॉट इट। अच्छा, सैगिंग के बारे में बात करते हैं, सैगिंग स्किन के बारे में। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है, एज या लाइफस्टाइल? बोथ, दोनों। इससे कैसे बचा जाए? देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि हमारे चेहरे में एज के रिलेटेड बदलाव क्या-क्या आते हैं। उसमें मैंने फैट की बात की थी, क्योंकि हमारा बॉडी में फैट होता है, हमारे फेस में भी फैट होता है सर। हमारे चीक्स हैं, ठीक है?
एज के साथ-साथ हमारी फैट की मात्रा कम हो जाती है। ओके। सो उसके बाद जो धरती है, हुँ, ग्रेविटी हर चीज़ को खींचती है। हुँ, सो जितनी बार भी वो उसे जब हम खड़े रहते हैं, इंसान या हुँ, सिटिंग पोज़ीशन में रहता है, तो ग्रेविटी की वज़ह से स्किन जो है वो सैग, इसी हुँ, को हम सैगिंग कहते हैं, वो हुँ, नीचे की तरफ ड्रूप करती है, इसे हम कहते हैं। हुँ, सो अगेन यहाँ पे सवाल आ जाता है, पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई क्रीम या सीरम दे दो हमारा सैग ठीक हो जाए। हुँ, अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो स्किन की प्रॉब्लम तो है ही नहीं, वो तो फैट की प्रॉब्लम है। हुँ। वो कैसे इम्प्रूव होगा? वो इंटरवेंशन से, मतलब उसमें हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसे इम्प्रूव करने के मतलब लिए। डाइट खाएँ अगर हम अच्छी तो तब नहीं हो सकता? विदाउट कितनी डाइट बोटॉक्स इंसान एंड ऑल? खाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल फेस का फैट क्या है? हुँ, मतलब एक तो मैंने आपका क्वेश्चन था कि क्या वो एज रिलेटेड है ये या लाइफ़स्टाइल लाइफ़स्टाइल है? हाँ। एज रिलेटेड तो फॉर श्योर है, मैंने हुँ, आपको बता दिया। तो एजिंग को कैसे फिर रोक सकते हैं हम? हाँ, मैं बताता हूँ। तो दूसरा जो है, आप कह रहे हैं कि लाइफ़स्टाइल। हुँ, यस, लाइफ़स्टाइल भी है। अगर कोई बहुत ही ड्रास्टिक वेट रिड्यूस करता है, हुँ, उसका फेस पहले फूला हुआ था हुँ, एंड देन उसने इतना फैट कम कर दिया हुँ, कि वो एक तो जो एजिंग प्रोसेस से कम होना था, उससे ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ। हुँ, तो उस केस में भी सैग हो जाता है। हुँ, तो लाइफ़स्टाइल इंड्यूस्ड उसी को कहते हैं। हुँ, उसके अलावा स्मोकिंग से हुँ, भी देखा गया है कि फेस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सैग की तरफ जाता है। ओके, उसके बाद एक्सेसिव सन एक्सपोज़र से भी हुँ, देखा गया है कि स्किन थोड़ी-थोड़ी पतली पड़ती है ओके, एंड फैट कम होता है उससे, हुँ, तो वो भी एक फैक्टर है। ओके, जी। ठीक है, ओके। सो जो स्किन टाइटनिंग वाले ट्रीटमेंट होते हैं, हुँ। क्या वो परमानेंट होते हैं? बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं स्किन टाइटनिंग के लिए। अ, जैसे हम एक रिंक होता है हाँ, सर्जिकल ट्रीटमेंट, एक हुँ, होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। दोनों में से बेस्ट कौन-सा है? सर्जिकल तो ऑब्वियसली बेस्ट है, जैसे हुँ, आपने देखा फिर होगा वो आ कि गए ना प्लास्टिक सर्जरी वाली की प्लास्टिक बात सर्जरी, हाँ, ओके, कि उसमें स्किन को काट करके स्ट्रेच किया जाता है, ओके, तो उससे टाइट किया जाता है। हुँ, अब आज का ऐसा ज़माना है कि कोई चाहता नहीं है कि मतलब जानबूझ के कि मेरे को कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हो। हुँ, सो उसमें हम नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास स्किन टाइटनिंग के हुँ, होते हैं, जैसे माइक्रो नीडलिंग एक हुँ। डिवाइस होती है, वो कर सकते हैं। वो क्या एंड देन करती है माइक्रो नीडलिंग? बेसिकली माइक्रो नीडलिंग में क्या होता है, हमारे पास अलग-अलग डिवाइसेज़ होते हैं, जैसे डर्मा पेन होता है हुँ, या डर्मा रोलर होता है। हुँ, उसमें नीडल्स होती हैं, बहुत सारी नीडल्स हुँ, होती हैं। वो जब स्किन के ऊपर हम चलाते हैं तो हुँ, बहुत से चैनल्स बनते हैं, ऐसे टनल्स बनते हैं स्किन में। ओके, और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ भगवान ने बनाई है जिसे हम वुंड कंट्रैक्शन कहते हैं। तो वुंड कंट्रैक्शन का मतलब, वुंड मीन्स ज़ख्म, ओके, ठीक है? ओके, ओके, तो जहाँ भी ज़ख्म होता है और हुँ, अगर वो ज़ख्म गहरा होता है, हुँ, तो वो कंट्रैक्ट करता है, वो खिंचा जाता है आपस में। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी स्किन है, हुँ, अगर इसमें कोई भी हम होल करते हैं, हुँ, तो वो जो ज़ख्म बनता है, वो वुंड बाद में हील हील करेगा। हील करेगा हुँ, विद कंट्रैक्शन, इसे हम अच्छा, वुंड कंट्रैक्शन कहते हैं। हुँ, सो इसी प्रिंसिपल को फ़ॉलो करते हैं। जब हज़ारों टनल्स, हज़ारों ज़ख्म हम अपनी स्किन में दे देते हैं, हुँ, वो सारे जब हील करते हैं, तो आपकी स्किन को टाइट कर देते हैं। ओके, एंड द ब्यूटी इज़ कि वो नीडल की स्पीड इतनी होती है हुँ, कि ऊपर वाली स्किन को पता ही नहीं चलता कि नीडल अंदर जाके बाहर आ चुकी है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, आपने देखा होगा कि मैजिक करते हैं लोग, हुँ, या मैजिक नहीं, कुछ कई बारी लोग एक तरह का एक स्टंट ऐसा शो करते हैं जिसमें एक टेबल होता है, उसके ऊपर शीशे का ग्लास होता है, उसके नीचे कपड़ा होता है। हुँ, वो इतनी तेज़ी से कपड़े को खींचते हैं कि गिलास वहीं का वहीं रहता है। हुँ, तो इसे इनर्शिया कहते हैं, हुँ, फिज़िकली, फिज़िक्स में हम बोलें। एग्ज़ैक्टली, हाँ, तो वो इतनी तेज़ नीडल आगे-पीछे जाती है कि ऊपर वाली स्किन को पता ही नहीं चलता, और हुँ, ऊपर से देखने पे कोई जज नहीं कर पाता कि यहाँ हुँ, पे नीडल्स ने इतनी बारी प्रिक हुआ है। हुँ, सो सारा जो है स्किन के नीचे वाली लेयर, जिसे हम डर्मिस कहते हैं, हुँ, वो उसमें चेंजेस आती हैं। जब वो कंट्रैक्ट करता है तो ऊपर की स्किन को टाइट कर देता है। सो ओके, ये काफ़ी हद तक स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा
लेज़र स्किन टाइटनिंग होती है, तो हमारे पास इसको फिर अलग-अलग। टाइम टू टाइम करवाते रहना पड़ता होगा या ये कितनी देर चलता है? जैसे अगर हम बुक्स ऐसा लिखती हैं और हुँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, हुँ, 5 से 6 बार कराने के बाद काफ़ी हद तक स्किन टाइट हो जाती है। और वो 5 साल, 6 साल, इवन 10 साल तक भी स्किन जो है टाइट रहती है। ऑब्वियसली फिर एजिंग प्रोसेस तो साथ में चल ही रही है उस हुँ, पे, उस जिसने पेशेंट ने करवाया हुँ, है। हुँ, सो मान लो उसने अगर 40 साल पे कराया, 50 साल बाद वो उसकी एज तो 50 साल होगी, 50 साल बाद उसकी वही स्किन भी 50 साल की होगी। हुँ, सो वो एज रिलेटेड और चेंजेस जो आती रहेंगी, लूज़नेस आती रहेगी, तो उस टाइम पे फिर हमें उसको रिपीट करना पड़ सकता है। हुँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम उसे रिपीट करने की ज़रूरत है। ओके, तो इसमें कॉस्टिंग का क्या रहता है? मतलब कि काफ़ी कॉस्टली रहता होगा फिर ये? प्लास्टिक सर्जरी तो कॉस्टली रहती है प्लास्टिक सर्जरी तो कॉस्टली होती ही है। और ये नॉन हाँ, ये जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं कंपैरेटिवली बहुत कम होती हैं। हुँ, मात्र फिर ये डिपेंड करता है हर मतलब एक एक जो रफ़ जो कॉस्ट क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट है। रफ़ कॉस्ट में मतलब 6 से 10,000 रुपए के बीच में एक सिटिंग का चार्ज आ जाता है इसमें। और कितनी सीटिंग तो मिनिमम चाहिए होती है? 15 दिन बाद या महीने में 1 सिटिंग आप करा लो, तो 5 से 6 सिटिंग मेरे ख्याल में इनफ होती हैं। तो गुड मोटा-मोटा रिज़ल्ट 30-40,000 के अंदर हो जाता रफ़ली इतना है ना? हो ही जाता डिपेंड है। करता है आगे किस बिल्कुल। डॉक्टर से करा रहे हैं आप। बिल्कुल, आज का ऐसा टाइम है, आप तो जैकेट ही 5 से 10,000 रुपए में खरीद लेते हैं, इवन 20-20 हज़ार की खरीद लेते हैं लोग। अच्छा, ओके। सो पिगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं। हुँ। सो पिगमेंटेशन का आपको क्या लगता है, क्या कारण क्या होता है होने का एक फेस के ऊपर जो लोगों को हो रही है? क्योंकि मोस्टली लोगों को आपने देखा होगा काफ़ी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रही हुँ, रहती है। बिल्कुल। पिगमेंटेशन हमारे लिए एक इंग्लिश वर्ड है, बीइंग अ डॉक्टर हमारी हुँ, मेडिकल लैंग्वेज में इसे अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे जैसे कि मेलाज़्मा मिलाज़्मा। बहुत कॉमन वर्ड है हुँ, उसका। देन हाइपर पिगमेंटेशन, हुँ, हाइपो पिगमेंटेशन। बेसिकली पिगमेंट का मतलब होता है कलर। हुँ, इट कैन बी ब्लैक, इट कैन बी व्हाइट, इट कैन बी रेड। हुँ, एनी सो कलर हर ना? एक को हम पिगमेंटेशन ही हुँ, बोलते हैं। सो जो आप बात कर रहे हैं मेरे ख़्याल में हाइपर पिगमेंटेशन की कर रहे हैं, यानी जो ओके। ये ब्राउन ब्राउन कलर के पैचेज़ हमारे हाँ, फेस पे आ जाते हैं। छाई इसी को बोलते हैं? छाइयाँ मेलाज़्मा को ओके, बोलते हैं जी। छाई या मिलाज़्मा, बिल्कुल। ओके। तो इनमें फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क फ़र्क है, बिल्कुल क्या? फ़र्क है। ओके। मेलाज़्मा जो है ये अपने आप हो जाता है। मीन्स अपने इट आप इज़ कैसे हो जैसे जाता है? किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, अपने आप हो जाती है। हुँ, बेसिकली अपने आप नहीं होती है, लाइफ़स्टाइल तो चेंजेज़ इसमें होती ही हैं। हुँ, बट मैं अपने आप से मेरा बोलने का ये मतलब है कि हमारे पास जैसे हाइपर पिगमेंटेशन कुछ चोट के बाद भी हो जाती है, कोई ओके। ज़ख्म के बाद भी हो जाती है, कभी हुँ, एक्सीडेंट हुआ, चेहरे पे ज़ख्म बड़ा लग गया, हुँ, वो भी जब हील होगा उसमें भी कई बारी पिगमेंटेशन हाइपर ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। तो यानी हुँ, उस केस में कारण है, हुँ, चोट लगी थी उसके बाद हुआ, हुँ, या कोई दाना हुआ फेस पे, हुँ, पिंपल्स हुए, हुँ, उन दानों ने अपने निशान छोड़ दिए, हुँ, या कोई दाने को आपने खुद हाथ से निकालने की कोशिश की, पॉप अप हुँ, करने की कोशिश की, हुँ, उस केस में। मेलाज़्मा में ऐसा कुछ होता नहीं है। मेलाज़्मा में बहुत से कारण रहते हैं, जिसमें कौन-कौन से? सबसे बड़ा जो कारण रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस का रहता है। ओके, देन खून की कमी, ओके। उसके बाद किसी को थायरॉइड की प्रॉब्लम हो, हुँ, उसमें देखने को मिलता है। हुँ, देन किसी में और भी चीज़ें जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, हुँ, कुछ मल्टीविटामिन की कमियाँ हुँ, उनसे होने को मिलता है। ये सब होने के साथ-साथ एक सिंगल बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि वो इंसान का सन एक्सपोज़र कितना है, वो कितना धूप में रहता है। अच्छा। क्योंकि ए और बी अगर 2 इंसान धूप में जाते हैं, हुँ, तो ज़रूरी नहीं है दोनों को छाइयाँ या हुँ। पिगमेंटेशन हो। अब मेरे को कैसे हो गया? जैसे मैं अपनी ही बात करूँ। आपके केस में 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने पहले ही मेरे से बात की कि हुँ, अ, धूप में गया मैं। धूप में आप गए, 6 हाँ, से 8 घंटे आप धूप में रहते हुँ। हो। नहीं रोज़ सो नहीं रहता बट वो बीच में गर्मियों में रहा मैं 3 दिन बिना बस। सन प्रोटेक्शन के आप रहे होंगे, हुँ, बिना सनस्क्रीन लगाने के आप रहे होंगे। हुँ, क्योंकि सनस्क्रीन आज के टाइम पे एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक, हुँ, सनस्क्रीन
आपके फेस का वस्त्र है, आपके फेस के कपड़े हैं, जैसे आप हम्म। बिना कपड़ों के बाहर नहीं जाते, हम्म। आपको सनस्क्रीन के बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके। क्योंकि पहले का तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल जैसे जो हमारा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हुई हैं, हम्म। हमारा जो अवेयरनेस बढ़ी है, हम्म। टाइम के साथ-साथ मेडिकल साइंस भी आगे बढ़ती है, टाइम के हम्म। साथ-साथ मेडिकल नॉलेज भी आगे बढ़ती है। एग्जैक्टली। सो टाइम के साथ-साथ यही सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज जो गेन हुई है वो है कि सनस्क्रीन के बिना नहीं, बाहर निकलना है तो सनस्क्रीन लगाकर ही निकलना है। इवन घर पे भी आप रहते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, बिकॉज़ आजकल जो हमारे घर के अंदर जो सीएफएल लैंप्स यूज़ होते हैं उनमें भी 20 से 30% यूवी एक्सपोज़र का रिस्क रहता है। ओके। सो मैं तो यही कहूँगा, आज से प्रण ले लीजिए कि कम वक़्त में चाहे सुबह उठ के 9 बजे मुँह धोने के बाद सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। अब देखिए, जो बहुत सारे लोग ऑफिसेज जाते हैं या हुँ, स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, हुँ। पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा, सनस्क्रीन क्या हर एज ग्रुप के इंसान को लगानी चाहिए? मतलब अगर कोई बच्चा है तो उसको भी अप्लाई करनी चाहिए, बिल्कुल, और अगर कोई बड़ा है तो उसको भी करनी चाहिए? बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि सनस्क्रीन का स्टे कितनी देर होता है, मतलब कितनी देर के बाद उसको चेंज करना पड़ता देखिए, है? बेहतर से बेहतर भी सनस्क्रीन्स हैं जो मार्केट में जो क्लेम करती हैं कि हम जी फुल डे प्रोटेक्शन देते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5 4 से 5 घंटे का प्रोटेक्शन ही सनस्क्रीन जो है मतलब दे पाती है। रीअप्लाई करना पड़ता है? इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, कि उसे रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके। बिकॉज़ सुबह 10 से लेके जो 4 बजे तक का जो टाइम होता है, हुँ। उसमें अल्ट्रावायलेट रेज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सबसे ज़्यादा डैमेजिंग रहती है। सो ओके। इस टाइम पीरियड में हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत आवश्यक रह जाता है। ओके। हम छाइयों के बारे में बात कर रहे थे, उसको थोड़ा बिल्कुल। डीप में और समझते हैं। ओके, ओके। तो जैसे हाँ जी। मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी है, हुँ। जो छाइयाँ होती है ना, ये ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती है। बिल्कुल। इसका कारण क्या है देखिए, एज़ कंपेयर टू मेल? एक एक तो मोटे-मोटे तौर पे कारण है कि जो हमारी महिलाएँ होती हैं उनमें माहवारी चलती है, पीरियड्स चलते हुँ। हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स काफ़ी ब्लड जो है उनका लॉस होता है, हुँ। और ब्लड लॉस की वजह से आयरन की कमी होती है। हुँ। सो इसे हम अनीमिया कहते हैं। हुँ। सो अनीमिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके। सेकंड, फीमेल्स में ही एक जो भगवान का सबसे बड़ा जो उनका एक रोल है सोसाइटी में, दैट हुँ। इज़ प्रेगनेंसी, हुँ। जो जो वो वंश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। हुँ। सो प्रेगनेंसी में जो बदलाव आते हैं, प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंज आते हैं, वो हुँ। एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं कि औरतों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके। फिर एक और कैटेगरी के लोगों में ज़्यादा देखी है मैंने, हुँ, जो पहाड़ के एरिया के लोग होते हैं, हुँ, पहाड़ी। उनमें क्यों बिल्कुल, होती है? बहुत उसमें सही। मेल भी होते हैं, बिल्कुल, कॉमन सेंस ये बोलता है कि पहाड़ मीन्स ऊँचाई, ऊँचाई मीन्स सूरज के उतना ही पास। लेकिन वो तो ठंडे इलाके होते हैं, बट जैसे अगर सूरज तो पास है ना, इलाका ठंडा है, हुँ। बट सूरज की किरणें तो आती हैं, धूप धूप उन इलाकों में भी पड़ती है। नहीं, हाँ, यस। इलाके ठंडे हैं बट हुँ। धूप तो पड़ती हुँ। है ना? टेम्परेचर वहाँ कम है लेकिन धूप पड़ती है, सूरज की किरणें आती हैं। हुँ। बेशक उनमें जो हीट उतनी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ठंडक बर्फ़ की वजह से या नॉर्मल हाइट की वजह से मेरा ऐसा ये है कि ठंडक वहाँ नहीं रहती। इलाके ठंडे हैं हुँ। लेकिन धूप जो लो लाइंग एरिया उनसे ज़्यादा ही पड़ती है वहाँ पे। और ओके। एक ख़ास बात मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हाई अल्टीट्यूड वाले एरियाज़ होते हैं, हुँ। उनमें एक ख़ास तरह की अल्ट्रावायलेट रेज़ का एक्सपोज़र रहता है। मीन्स जो हमारी सूरज की जो किरणें होती हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो डैमेजिंग होती हैं हुँ। रेज़, हुँ। उन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज़ कहते हैं। अच्छा। उसकी भी टाइप्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। हुँ। सो जो बी है, वो ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे देखने को मिलती है, हुँ। और बी हमारे स्किन में 2 या 3 बदलाव करती है ज़्यादा से ज़्यादा। कौन-कौन से? सनबर्न्स, जिससे हुँ। चेहरा जल जाता है। हुँ। आपने देखा होगा हाई अल्टीट्यूड पे जितने भी माउंटेनियर्स हैं वो चढ़ते हैं, हुँ। उनके फेस जल जाते हैं। हुँ। सो सनबर्न्स जो है इट इज़ मेनली बिकॉज़ अल्ट्रावायलेट बी एक्सपोज़र। ओके। इसी तरह स्किन कैंसर्स, जो हमारी स्किन के कैंसर्स होते हैं, हुँ। वो भी अल्ट्रावायलेट बी के एक्सपोज़र से ज़्यादा रहते हैं। और मैं एक और बात बताऊँ, ये हुँ। जो मार्केट में हाइप है आजकल एसपीएफ नाम का, कि हमारा जो सनस्क्रीन है हुँ। उसका एसपीएफ ये होना चाहिए, उसका एसपीएफ वो होना चाहिए। हुँ।
ये भाई साहब SPF जो है सिर्फ अल्ट्रावायलेट बी से प्रोटेक्ट करता है हमें, जबकि ये जो छाइयाँ, ये जो एज रिलेटेड चेंजेस, ये सारी अल्ट्रावायलेट ए करती है। तो फिर हमें कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए? सो है ना यहाँ पे इट्स इंटरेस्टिंग कि सारे लोग SPF के पीछे हाँ, दौड़ते हैं, SPF मैं भी वही बट लगाता हूँ। SPF तो कोई काम नहीं दे रहा ना आपको इसमें। फिर तो वेस्ट और हो गया, जम्मू जो है मतलब हमारा कंपैरेटिवली लो लाइंग बी एरिया वाले में है आएगा ना, ना? तो ए वाले में आता है। हाँ, ए वाले में एग्जैक्टली। बी इज अल्टीट्यूड। सो अगर ए वाले में है तो हमें सनस्क्रीन की PA वैल्यू देखनी है। SPF के कितनी होनी नीचे ही चाहिए? छोटा सा लिखा होता है PA वैल्यू, वो कितनी होनी 4 चाहिए? प्लस से ज्यादा हो तो बेटर है। 4+ से ज्यादा हो तो बेटर है। हाँ, प्लस 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 4 प्लस से ज्यादा हो तो बढ़िया है, और अगर 2 ही प्लस हो तो कम है। ओके। सो SPF वहां से आप 50 ले लो, बट अगर PA उसका 2 ही प्लस है तो आपका काम नहीं होगा सब। चाहे आप 40 ले लो, लेकिन 4+ होनी चाहिए, हाँ। है ना? ओके। सो इवन इसलिए जो जो हमने पढ़ाई की है, जो बुक्स लिखती हैं कि 15 SPF इज मोर देन इनफ, ओके। और 30 ये उनके लिए जो सारा दिन बाहर रहते हैं, जो स्पोर्ट्स में रहते हैं। अच्छा, तो आजकल तो 40 से तो शुरू हो रही हैं, मतलब ज्यादातर वही दिखा रहे हैं, 40, 50, मार्केटिंग 60 हाई लगाओ। मार्केटिंग। मेरी दीवार तेरी से ऊंची रहे। देखो, बहुत सारे डॉक्टर जो मेडिकल शॉप वाले, वो सोचेंगे बिल्कुल। क्या बंद करवा दोगे आप उनका धंधा। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने तो सच बोलना है जी, जो मैंने पढ़ा है मैंने आपको वो बोलना है। आप कौन सी यही रिकमेंड करते हो आप? मैं ऑब्वियसली रेकमेंड करूंगा कि 30 या 40 के अराउंड SPF हो तो बढ़िया है, 4+। और एटलीस्ट 4 प्लस, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है, जिस वजह से हम चाहते हैं सनस्क्रीन लगाना, वो पिगमेंटरी चेंजेस और बाकी ये ना उसके लिए है, क्योंकि लो लेवल पे अल्ट्रावायलेट बी का एक्सपोजर कम है कंपैरेटिवली। सो SPF 30 से 40 विल डू, बट PA शुड बी मोर देन 4 प्लस। ओके, बहुत बढ़िया। सो अभी हम छाइयों के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल। अभी तो सारी प्रॉब्लम डिस्कस करी, अब उनके सोल्यूशन, छाइयों से कैसे बचे, मतलब अगर किसी को हो गई है और ये ठीक नहीं होती हैं, ठीक है, कैसे, मतलब क्या करे इसके लिए? डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा? देखिए, मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप मान लीजिए छाइयों को आप इस तरह से लीजिए कि आपकी स्किन का डायबिटीज़ है जी। अच्छा। जिस तरह से डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन कंट्रोल हो जाता है अगर आप अपना प्रॉपर ध्यान रखेंगे। देखिए, डायबिटीज़ का क्या है ना, शुगर जिसे हम कहते हाँ हैं, जी, हाँ जी। आप कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, आप कितनी भी महंगी दवाई खा लें, लेकिन अगर आप मीठे पे परहेज़ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा सर। तो सिमिलरली मेलाज़्मा या छाइयों में आप कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, आप कितना भी महंगा ट्रीटमेंट करा लें, लेकिन अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे ना साहब, तो कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा। सो आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है। आप कहते हैं ना ठीक नहीं होती, सो उसका रीज़न ये है कि थोड़ी देर ट्रीटमेंट करने के बाद जैसे ही हमें लगता है कि ठीक हो गई, हम बाकी सब छोड़ देते हैं, हम सनस्क्रीन भी छोड़ देते हैं। पुराने वाले लाइफस्टाइल में आप पुराने वाले लाइफ, मैंने यही आपसे डिस्कस किया कि ह्यूमन लाइफ इज ऑन गोइंग स्ट्रगल। अगर मोटा आदमी है तो उसको सारी उम्र उसकी टेंडेंसी है जी मोटा होने की। इसी तरह एक बार छाई आई तो आपकी स्किन की टेंडेंसी बन गई है जी पिगमेंटेशन होने की। सो आपको हर बार अपना फेस को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम कोई बोले ना मेरा बाहर का खाना खा के पेट ठीक नहीं रहता है, तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे कि बाहर का ना खाया कर, घर का साफ खाना खा। जब तक वो खाएगा ठीक रहेगा, फिर बाहर स्टार्ट करेगा फिर से वही हाल। किसी को डस्ट से एलर्जी है तो हम बोलेंगे डस्ट वाली जगह ना जाया कर या मास्क पहन लिया कर। जिस दिन वो बिना मास्क के गया उसको खांसी स्टार्ट हो जाएगी। सो सिमिलरली मेलाज़्मा को ठीक करने के लिए, मेलाज़्मा से बचने के लिए एंड मेलाज़्मा दोबारा ना हो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सनस्क्रीन। उसका रेगुलर यूज़ 2 बार करें तो बेहतर, नहीं कर सकते हैं 1 बार तो करना ही करना है सर। ओके, बस सनस्क्रीन के थ्रू ही ठीक होगा और केवल कुछ नहीं है? सनस्क्रीन ही 60% मेलाज़्मा ठीक भी कर देती है, क्योंकि कुछ चीज़ों को ठीक करने की क्षमता हमारी नॉर्मल बॉडी में होती है। मीन्स हर कोई ज़रूरी नहीं है वो पैरासिटामोल खाए उसे फ़ीवर हो तो। कुछ का फ़ीवर बिना दवाई खाए ठीक हो जाता है। कुछ की चोट, हर चोट पे आप कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाते, हर चोट के लिए आप एंटीबायोटिक नहीं खाते। बॉडी हील करती है, बॉडी की हीलिंग टेंडेंसी, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। सो वो चीज़ें भी बॉडी खुद हील कर देती है। बेसिकली जो छाइयाँ होती हैं, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ।
छाइयाँ एक तरह का डिफेंस है हमारा। डिफेंस कैसे? डिफेंस का मतलब है अभी मैंने आपसे बात की कि अल्ट्रावायलेट बी का जो एक्सपोजर होता है उससे हम्म कैंसर होने के चांसेस होते हैं। हम्म। इवन अल्ट्रावायलेट ए से भी होते हैं, बट हम्म मेन बी से होते हैं। या फॉर दैट मैटर हम पूरे का पूरा अल्ट्रावायलेट लेके चलते हैं कि हम्म अल्ट्रावायलेट रेज अगर स्किन पे पड़े तो कैंसर हो सकते हैं। हम्म कैसे होता है? छोटे छोटे सेल्स होते हैं हमारी स्किन में, उनका डीएनए वो डैमेज हो जाता है। हम्म सो जब हमारी बॉडी में ना बड़े सारे डिफेंस मैकेनिज़्म्स होते हैं। डिफेंस हम्म मैकेनिज़्म्स का मतलब होता है जो हम हमारी बॉडी अपने आप को नुकसान से खुद बचाती है। हम्म हमारी बॉडी ऐसी ऐसी भगवान द्वारा ऐसा सिस्टम बनाया गया है हम्म कि कोई भी डैमेज हमारी बॉडी में अगर होता है तो वो हम्म सेल्फ हीलिंग होता है। हम्म मीन्स आपको कहीं पे आपके राइट हाथ में चोट लगती है तो सबसे पहला रिएक्शन होता है आप वो हाथ पीछे लेते हैं। वो एक हम्म डिफेंस है हम्म कि ज़्यादा चोट और आगे ना जाए वहाँ, हम्म और ज़्यादा नुकसान ना हो, अपना हाथ हटा लो वहाँ से। हम्म, वहीं आपकी कोई फिंगर गर्म चाय में रख दे, सबसे पहला आपका होता है कि आप पीछे पीछे ले लो। लेते हैं, नंबर वन। एग्जैक्टली जी। इसी तरह से आपकी बॉडी में जब बहुत सारे जरासीम, बैक्टीरिया, कीटाणु हम्म पनपने लगते हैं ज़्यादा, तो मैक्सिमम जब भी आपने देखा होगा किसी किसी जगह से अगर आपने कीटाणु हटाने हैं हम्म या तो पानी को आपने साफ़ करना है तो आप क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, हम्म गर्म करते हैं। हम्म, पहले तो ये तो एक्वागार्ड वगैरह ये जो हाँ होते नहीं थे। प्यूरिफिकेशन है ये पहले होती नहीं, तो बॉइलिंग था, गर्म करते थे। एग्जैक्टली। सो इसी तरह से जब आपकी बॉडी में कीटाणु हो जाते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को गर्म करना शुरू कर देती है, जिसे हम फीवर कहते हैं। अच्छा। इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके। बचाव है हम्म और इशारा है आपके लिए कि कुछ करो, हम्म अदरवाइज प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएगी। हम्म सिमिलरली जब आपके चेहरे पर अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, डैमेज हो रहा है, हम्म तो आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि इस इन जगहों पे डैमेज हो रहा है। हम्म वो आपकी स्किन में से ही कुछ खास तरह के सेल्स, मेलानिन, हम्म मेलानोसाइट्स होते हैं। वो हम्म मेलानिन जो एक तरह का पिगमेंट होता है, हम्म, जो ब्राउन पिगमेंट देख रहे हैं आप, ये जी। मेलानिन है। हम्म। वो उन मेलानिन को ऊपर कर देता है स्किन की ऊपर वाली लेयर्स में। अच्छा। तो वो एक तरह की लेयर बना देता है ताकि वो प्रोटेक्शन दे। अब अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो मेलानिन के ऊपर पड़े, वो आपके डीएनए पे ना पड़े। अच्छा। सो बेसिकली छाई होना एक डिफेंस है, अच्छा, बट वो सिर्फ कॉस्मेटिकली हमें दिखने में अच्छी नहीं लगती कि ये क्या हो गया दाग। तो मतलब रहने देनी चाहिए फिर हाँ मुझे। हाँ, आइडियली तो रहने देनी चाहिए, बट ओके। अगर कॉस्मेटिकली तो ऑब्वियसली अच्छे हर नहीं है। कोई चाहेगा ओके। कि मेरा चेहरा साफ हो। हम्म अब आपका क्वेश्चन पे आता हूँ। हम्म आपने क्वेश्चन पूछा कि ये ठीक नहीं होती। हम्म आपका दिमाग क्यों चाहेगा जो उसने डिफेंस के लिए चीज़ यहाँ पे लाई है वो हटे? हम्म, आपका ब्रेन हमेशा आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट ही करेगा, ओके। तो वो इसको हटने नहीं देगा। चाहे जो मर्जी ट्रीटमेंट कर हाँ, लो। वो कब हटने देगा? जब आप सनस्क्रीन का रेगुलर इस्तेमाल करोगे। जब आप रेगुलर सनस्क्रीन लगाओगे, यहाँ पे वो किरणें पड़ेंगी ही नहीं। हम्म। धीरे धीरे आपके दिमाग को ये आश्वासन हो जाएगा कि अब यहाँ पे डैमेज नहीं हो रहा, ओके। अब ज़रूरत नहीं है मेलानिन को आगे जाने की। ये सेल्फ हीलिंग की मैं बात कर रहा था कि हम्म केवल सनस्क्रीन लगाने से आप मेलाज्मा को काफ़ी हद तक ठीक भी कर सकते हो, हम्म। और वापस ना आए उसमें भी एक हेल्प ये सनस्क्रीन करते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया थैंक आपने। यू, थैंक यू। सो अब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, या इवन मतलब सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा हुँ, कि सनस्क्रीन लगाने से कैंसर होता है। हुँ। इज इट ट्रू और जस्ट एक मिथ है ये? देखिए ओ- सनस्क्रीन की अगर हम बात करें तो कॉमन लोगों के लिए तो सनस्क्रीन मीन्स सन प्रोटेक्शन, एक स्क्रीन हम्म जो आपको धूप से बचा रही है। हम्म बट एज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट एंड एज़ अ कोई भी एजुकेटेड पर्सन, हम्म उसको ये देखना ज़रूरी है कि उसके सनस्क्रीन के अंदर है क्या? हम्म, क्या केमिकल्स हैं उसमें? ओके। क्या वो फिज़िकल सनस्क्रीन है? हम्म यानी सिर्फ़ एक एक फिज़िकली प्रोटेक्ट करती है, मतलब लिटरली किरणों को वापस मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करती है, हम्म या केमिकल सनस्क्रीन है? क्या हम्म, वो आपकी स्किन से कुछ छेड़-छाड़ करके उसको इस तरह का बना देती है कि अल्ट्रावायलेट रेज़ एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होने देती? ओके। या ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम्म लगा रहे हो, यानी थोड़ा बहुत फिज़िकल का भी कंपोनेंट है उसमें, थोड़ा बहुत केमिकल का भी कंपोनेंट है उसमें। हम्म सो ये इंग्रीडिएंट्स देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ इंग्रीडिएंट्स हैं, कुछ सनस्क्रीन्स हैं,
कुछ इवन कंपनीज भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई चाहता है कि मेरी दीवार तेरी दीवार से ऊंची रहे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो उस चक्कर में कुछ सनस्क्रीन्स कंपनीज जो होती हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स भी डाल देती हैं जो होती तो ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए हैं, अपनी तरफ से तो वो अच्छा मतलब करते हैं, अच्छा करते हैं। यानी कुछ सनस्क्रीन्स हैं जो क्विक आपका, रिजल्ट कह हाँ, सकते हो। मतलब कुछ सनस्क्रीन्स हैं जो आपने ऐसी देखी होंगी कि सन प्रोटेक्शन भी दे रही हैं हम्म और आपकी छाई भी हटा रही है, हम्म यानी वो दो काम कर रही है। हम्म सो कुछ सनस्क्रीन्स हैं वो आपकी चेहरे की टाइटनिंग भी कर रही हैं और प्रोटेक्शन भी दे रही हैं। हम्म मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ हम्म कि इंग्रेडिएंट बहुत मैटर करता है आपकी सनस्क्रीन का। सो हम्म दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन इंग्रेडिएंट वाली सनस्क्रीन्स जो हैं कुछ उनसे अगर आप बचते हैं, तो उसको कैसे पहचानेंगे? वही आपने बोला कि सो 30 उस और 4 उस प्लस। उसकी पहचानने के लिए ही तो हम लोग सेवा में बैठे हैं सर। अच्छा, अब हमारे तक भी तो आना है। सब खुद ही कर लोगे, कैसे यही तो है चलेगा? ना सर, एग्जैक्टली। दिस इज सही है। व्हाट सनस्क्रीन। ये नहीं कि किसी इंस्टाग्राम पे देखा ये बहुत बढ़िया सनस्क्रीन है, ऐश्वर्या राय लगाती है, बढ़िया होगी। हाँ। आपकी स्किन के लिए कैसी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि हर एक का स्किन का टोन डिफरेंट रहता है ना। हाँ, ओके। अभी आपने सुना होगा कि एक वो एक्ट्रेस ही शेफाली जरीवाला, उसकी डेथ हो गई, हम्म कुछ इंजेक्टेबल उसने लगाया था। हम्म सो क्या लगाया था, क्यों लगाया था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास भी कई पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब ग्लूटाथायोन के ड्रिप्स लगा दो, हमें आईवी इंजेक्ट कर दो ग्लूटाथायोन, हम्म हम गोरा होना चाहते पता। हैं। अच्छा। तो जो 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 मैं लगाऊंगा मुझे तो पता है। हम्म, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं वो फ़ोन करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम खुद अपना ऑनलाइन मंगाया हुआ है हमने, वो आप लगा बस दो। इंजेक्ट कर दो। हम्म तो वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। तो उस सो टाइम पे आप क्या बोलते हैं उनको कि भाई ये लगा दूंगा मैं, लेकिन इसका रिएक्शन जो होगा वो आप खुद देख नहीं, लो? मैं लगाऊंगा ही नहीं। अच्छा, नहीं वाई शुड लगाते? मैं क्यों लगाऊं? ओके। मतलब जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता, हम्म देखिए डॉक्टर जो है ना वो लाइफ से डील करता है। एग्जैक्टली, हैं? भगवान का दूसरा नाम हाँ, डॉक्टर है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं सर। बट उसे मज़ाक में जब लिया जाता है हम्म या कैजुअली नहीं लेना चाहिए। इट्स हम्म ए नोबल प्रोफ़ेशन। हम्म आप जो कर सकते हैं आप वही करें। हम्म जो 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 आपकी पढ़ाई में नहीं है हम्म वो आप ना करें तो बेहतर ही है। हम्म सो आपके पास गाड़ी पोर्श क्यों ना हो महंगी से महंगी, हम्म बट अगर लाइसेंस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है चलाने का। वो एग्जैक्टली। पड़ी रहेगी या आप ठोकेंगे। हम्म पॉइंट सही बोला आपने, बहुत बहुत बढ़िया। और सनस्क्रीन वाला आज हमारा काफी लंबा चलेगा टॉपिक। अब एक्ने के बारे में बात करते हैं। हम्म, एक्ने का क्या प्रॉब्लम, मतलब एक्ने किस वजह से हो रहा है? आज की जो यंग जनरेशन है उनको भी काफी ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, हम्म। क्या कारण है इसका? देखिए मोटे मोटे तौर पे मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आजकल जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ अपने क्लिनिक में हम्म कि यंग छोटे-छोटे लड़कियों में पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है, हम्म पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, हम्म और यंग बच्चों में पिंपल्स ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हो रहे हैं हम्म और उनके बाल भी बड़ी जल्दी जा रहे हैं यंग एज में। मतलब हाँ। 20-20 साल, 18-18 साल के बच्चों में कि उनके बाल झड़ रहे हैं, ज़्यादा झड़ रहे हैं, और पैटर्न्ड हेयर लॉस जिसे हम कहते हैं, एंड्रोजेनेटिक हम्म एलोपेशिया। सो इसका श्रेय मैं कुछ हद तक अ, मतलब साइंस को देना चाहूँगा। अच्छा। साइंस को इसलिए देना चाहूँगा कि हर चीज़ को मैं ऐसा मानूँगा मैच्योर करने में, हम्म या मैच्योर की जगह जो बेटर शब्द होगा वो होगा कि बड़ा करने में। हम्म फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट का साइज़ छोटा है, उसे इंजेक्शन कर दो वो बड़ा हो जाएगा, हम्म ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन। हम्म चिकन जो हम खाते हैं बहुत से लोग, बड़ा करते हैं उसको लगा के 10 दिन इंजेक्शन। में छोटे से बड़ा कर दिया जाता है, हम्म उसे ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। हम्म और भी बहुत से मतलब मिलावट जिसे हम कहते हैं, हम्म अडल्ट्रेशन हर चीज़ में आजकल हमें देखने को मिल रही हम्म है। दूध से लेके पनीर तक आपने रिसेंट न्यूज़ में सुना होगा। हम्म सो हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा जो 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 लाइफ़स्टाइल है वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। हम्म ये जब डॉक्टर्ड चीज़ें, इन्हें हम डॉक्टर्ड कहते हैं, मीन्स हम्म छेड़खानी की हुई अडल्टर्ड हम्म जो चीज़ें जब हम कंज़्यूम करते हैं, हम्म यंग बच्चे
माँ बाप तो बड़े शौक से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, पनीर खिलाते हैं, फ्रूट खिलाते हैं, चिकन हम्म। खिलाते हैं, हम्म। बट जाने अनजाने में वो उनका हार्मोन्स का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके। तो ये चीज़ जो थी हमारे जो पेरेंट्स हैं या हम्म। ग्रैंड पेरेंट्स हैं या 50-100 साल पहले नहीं देखी जाती थी, हम्म। क्योंकि फूड क्वालिटी अच्छी थी, हम्म। अडल्ट्रेशन कम थी। हम्म। आजकल इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ खाने से हमारी बॉडी को डैमेज पहुंच हम्म। रहा है कहीं ना हम्म। कहीं। हम्म। राइट। सो जो एक्ने की आप बात कर रहे हो, हम्म। हार्मोनल डिस्टर्बेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, हम्म। ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है आज के यंग जनरेशन में पिंपल्स देखने का। हम्म। एज सच अगर पिंपल और एक्ने मुहासे की बात करें तो हाँ, टीनेज एक ऐसी एज होती है जो बच्चों की ग्रोइंग फेज होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं हार्मोन्स की वजह से, वो नेचुरल है, एक्सेप्टेबल है। हम्म। बट सीवियर फॉर्म में बहुत ज़्यादा एक्ने होना और इतने होना कि वो बाद में स्कार छोड़ दें, तो वो जो है हार्मोनल इम्बैलेंस उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रिस्क फैक्टर या एक कॉज है। हम्म। उसके अलावा सोशल मीडिया, अगेन यहाँ पे हम आते हैं। ये क्रीम बहुत अच्छी है, फेस पे लगाने से गोरा हो जाता है इंसान। हम्म। ये क्रीम बहुत अच्छी है, इसे लगाओ तो ये फेस मॉइस्चराइज रहता है, हम्म। फेस अच्छा हो जाता है। हम्म। या पीयर ग्रुप, मेरी हम्म। सहेली, मेरी फ्रेंड, वो ये लगाती है, उसका फेस तो बहुत अच्छा है, ये मैं भी हम्म। ट्राई करूँ। हम्म। सो ये जो इट इज़ लाइक जैसे ड्रग्स होती हैं आजकल, आप देखते हैं ड्रग्स की तरफ यंग जनरेशन जा रही है। हम्म। सो ड्रग्स सबसे पहले क्या होता है कि वो बंदे को ना ल्यूर ल्यूर होता है। हम्म। ल्यूर मीन सबसे पहले क्या होता है, वो ये सोचता है कि क्या होगा अगर मैं लूँ, अच्छा। लेट मी चेक, मैं चेक तो करूँ क्या हम्म। होता है, हम्म। एक्साइटमेंट। हम्म। सो एक बारी वो ड्रग करता है, 2 बारी, तीसरी बारी धीरे धीरे वो उसका आदी बन जाता है। हम्म। सो सेम इज़ द थिंग जो आजकल सोशल मीडिया हमारे करवा रहा है। हम्म। ये चीज़ है, मैं लगा के देख लेता हूँ, हम्म। ओके, लगाता हूँ, फिर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। हम्म। इसी तरह से सबसे जो कॉमन चीज़ आज मैं टाइम में देख रहा हूँ, स्टीरॉयड क्रीम्स बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होती हैं। जैसे कि बेटनोवेट नाम की एक क्रीम है, अच्छा, हाँ मैंने भी बहुत सुना है। तो एक किसको एक लगा लो सस्ती छुप सी जाएगा। क्रीम है, हर केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल है। हम्म। इवन मैं यहाँ पे कुछ केमिस्ट को भी वो भी बहुत गलत रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं हम्म। कि उनको भी चाहिए। मैं उनको भी आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट अपने पेशेंट को भी आपके पास अगर कोई मेडिसिन लेने आता है, हम्म। बेशक उसे उसके फ्रेंड ने बताया, बेशक उसे अगर किसी डॉक्टर ने ही बताया है, हम्म। तो उसे आप एटलीस्ट ये गाइड करें कि चेहरे पे ना लगाएं हम्म। और छाइयों के लिए तो बिल्कुल ना लगाएं। हम्म। सो अगर प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर की है हम्म। तो ही दें, हम्म। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दें। ओके। सो जिससे स्टीरॉयड लगाने से मिसयूज से सबसे ज़्यादा पिंपल्स हम्म। देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा चेहरे पे दाग देखने को मिलते हैं, चेहरा पतला पड़ता है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कर वो कोई और चीज़ देता है। सो दैट इज़ वी कॉल इट मिसयूज ऑफ स्टीरॉइड्स, ओके। स्टीरॉयड अब्यूज़। ओके। इट इज़ लाइक ड्रग्स। ओके। सो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। सो पीसीओडी की वजह से हेयर फॉल भी बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ेगा। और आपने देखा होगा 18 से 20 साल या 18 से 25 साल के जो हम्म, यंग जनरेशन है, हम्म, उनमें हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। हम्म। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते देखिए, 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि जो जो हमारा खान-पान है, लाइफ़स्टाइल है, हैं? हम्म। जिस वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस बॉडी में हुआ है, 2। तीसरा स्ट्रेस फैक्टर और एंग्जायटी फैक्टर आज की जो यंग जनरेशन में देखने को मिल रहा है। हम्म। एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया। ये क्या होता है? बॉडी डिस्मॉर्फिया का मतलब है, ओके, ये एक्टर मैंने देखा, ये तो इसका कितना सही शक्ल है, मेरी ऐसी क्यों नहीं है? अच्छा। इसकी बॉडी ऐसी है, मेरी क्यों नहीं है? अच्छा। हाउ कैन आई बी लाइक बिकम लाइक हिम? अच्छा। सो उस चक्करों में अच्छा ये गोरा है, मैं इतना काला कि मैं भी कुछ ना कुछ लगाऊंगा हम्म। वैसा करने के लिए। हम्म। पीयर फैक्टर, हम्म। दूसरा एंग्जाइटी, स्ट्रेस फैक्टर। हम्म। स्ट्रेस से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हम्म। तो हेयर फॉल उससे भी देखने को मिलता है। अच्छा। देन एंग्जाइटी से भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। ये अच्छा। कुछ फैक्टर्स हैं, अदरवाइज मेन फैक्टर्स तो वही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हम्म। या मेन फैक्टर्स शरीर में कमियां, डाइटरी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। हम्म। ये कुछ मोटे मोटे कारण हैं जिससे हेयर फॉल जो है वो देखने को ज़्यादा मिल रहा है इस जनरेशन में। ओके।
सो पीआरपी हेयर ट्रीटमेंट जो होता है ये ओवर हाइप्ड है या फिर एक्चुअल में ये इफेक्टिव है? नहीं, इफ़ेक्टिव है, ओवर हाइप ओके, नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, तो इट इज़ कैसे इफ़ेक्टिव। इसको मतलब कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहले होता है कि पीआरपी आप क्यों करवा रहे हैं, है ना? हम्म। पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा। हम्म। प्रोसेस में क्या होता है, आपका ब्लड लिया जाता है, हम्म। ब्लड में से हमारे पास कुछ स्पेशलाइज़्ड मशीन्स होती हैं, हम्म। उससे हम आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं, उन्हें हम्म। अलग करते हैं ब्लड से। कौन से वाले प्लेटलेट्स? प्लेटलेट होते हैं हमारे ब्लड में। कौन से अच्छा। प्लेटलेट नहीं, एक। प्लेटलेट के टाइप्स नहीं होते। अच्छा। प्लेटलेट खुद एक टाइप है ओके। और ब्लड में अलग-अलग तरह के सेल्स होते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल, रेड वाइट ब्लड ब्लड सेल, सेल। व्हाइट सेल, उस तरह का अच्छा, एक ओके। टाइप होता है प्लेटलेट जिसे हम ओके। देखने को मिलते हैं। तो प्लेटलेट्स इसलिए छोटी-छोटी थैलियाँ होती हैं, हम्म। उन थैलियों के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। जहाँ पर भी उन्हें ज़्यादा मात्रा में इंजेक्ट करेंगे, हम्म। उस जगह की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो। अच्छा। जब उन्हें हेयर फॉलिकल्स में इंजेक्ट किया जाता है तो हेयर हम्म। फॉलिकल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ओके। सो पीआरपी हम्म। क्योंकि हर किसी में प्लेटलेट जो है वो काफ़ी मात्रा में होते हैं। हम्म। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इसकी एक लिमिट होती है। हम्म। 2 लाख आइडियली होते ही होते हैं हम्म। मेजॉरिटी में, अगर कोई डिज़ीज़ ना हो। हम्म। और मेजॉरिटी में फंक्शनल होते हैं, मीन्स ग्रोथ फैक्टर सभी में होते ही होते हैं। हम्म। सो जब भी उसे यूज़ करेंगे तो प्रॉमिसिंग रिजल्ट होते हैं उसके, हम्म। मीन्स उसने ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करने ही करने हैं वहाँ पे। हम्म। सो पीआरपी जो है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, इवन पीआरपी आपकी स्किन टाइटनिंग में, पीआरपी आपकी मेलाज़्मा हटाने में, पीआरपी आपकी स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव करने में, हम्म। पीआरपी आपके स्किन एंड हेयर दोनों की हम्म। रिजुविनेशन में ये बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। हम्म। खैर आजकल तो पीआरपी से भी एडवांस्ड हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्रोथ फैक्टर कॉन्सनट्रेट थेरेपी, जीएफसी। ये। उसमें क्या है, उन्हीं प्लेटलेट्स को तोड़ करके सारे ग्रोथ फैक्टर्स बाहर निकाल करके देन ओके। वो इंजेक्ट करते हैं हम। सो वो उससे ज़्यादा सुपीरियर हो जाता है। कितना टाइम लगता है अ, इस ट्रीटमेंट को, मतलब पूरे प्रोसेस को? मतलब 45 से मिनट से 1 घंटा आप लेके चलिए। एक ही सेशन में हो जाता है? हाँ, एक सेशन में हो जाता है, ओके। एक बारी। एक बारी? बाकी आपको रिपीट करना पड़ता है। कितनी देर के बाद रिपीट द करना पड़ता है? डिफरेंस यही है कि अगर आप पीआरपी कराते हैं तो 15-15 दिन में रिपीट करना ज़रूरी और है। कब तक करवाते रहना है इसको? देखिए, डिपेंड करता है कि आप क्यों करवा रहे हैं। अगर आप फेस की लिए करा रहे हैं हम्म। तो 5-7 बार कराने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती फिर ऑलमोस्ट लाइफ ओके। लॉन्ग। लेकिन अगर आप हेयर्स के लिए करा रहे हैं हम्म। और पर्टिकुलरली हेयर, अगर आपके हेयर फॉल है, हम्म। हेयर अगर आपका एलोपेशिया है, हम्म। उसका क्या कारण है? क्या हम्म। वो हार्मोन की वजह से है, जिसे हम एंड्रोजेनेटिक कहते हैं? हम्म। तो उसमें ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग आपको पीआरपीज़ जो हैं, ये ट्रीटमेंट्स जो हैं, इसी तरह मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि ह्यूमन बॉडी इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम्म। सो आपको टाइम टू टाइम ये चीज़ें करवाना इम्पोर्टेंट रहता है। इफ़ यू हैव ए डिज़ीज़, आपने उसको ट्रीट करना है, हम्म। ठीक है? एग्जैक्टली। क्या कर सकते हैं, डायबिटीज़ हो गया तो इलाज तो करना है। ओके। राइट। तो जो डाइट है हमारी, हुँ, हुँ। अ, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हेयर फॉल को कंट्रोल करने में? 100% सर, मैंने तो पहले ही आपको हेयर को बताया। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किस तरह की डाइट आप रिकमेंड करोगे? देखिए, हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेयर में बहुत सारा प्रोटीन होता है, केराटिन नाम का प्रोटीन। हम्म। सो अगर आप प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं हम्म। तो आपकी स्किन और आपका हेयर मजबूत होते हैं, उनकी हम्म। क्वालिटी इम्प्रूव होती है। हम्म। उसके अलावा अ, अ, कैल्शियम रिच डाइट, हम्म। बायोटिन रिच डाइट, हम्म। खैर अलग-अलग लेना तो मतलब अलग-अलग छान के लेना तो मुश्किल थोड़ा है मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। आज के सो टाइम पे एक इसकी बैलेंस्ड मेडिसिन। डाइट, एक गुड डाइट अगर हम्म। आप लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट आप लेते हैं, हम्म। अलोंग विद दूध अच्छा हो, क्वालिटी हो, अलोंग विद सप्लीमेंट्स इसीलिए हैं कि आप हर वो चीज़ डेली की मात्रा में नहीं ले पाते हम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रोटीन की बात करें, तो जिम जाने वाले, बॉडी बनाने वाले जो होते हैं उनको पता होगा कि कम से कम अपनी बॉडी के दुगना प्रोटीन उनको लेना हम्म। होता है बॉडी बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 70 किलो का तो आदमी है तो कम 140 से कम ग्राम 150-140 ग्राम प्रोटीन लेना है बॉडी बनाने के लिए। हम्म। और बॉडी नहीं बनानी तो नेचुरल हेल्थ के लिए उसे एटलीस्ट 1 जितना ग्राम वेट तो है। लेना है पर केजी बॉडी वेट, हम्म। यानी 70 ग्राम उसे लेना है। सो वो हम नहीं ले पाते हैं डेली।
मुश्किल हमारा हो जाता है इतना एक करेक्ट। अंडे में सर 4 से 6 ग्राम प्रोटीन है, कितने हम्म। अंडे इंसान खाएगा? हम्म। 60 किलो का बंदे को इसका मतलब है 60 अंडे खाने हैं। 60 नहीं तो कम से कम 14-15 तो खाने ही अगर पड़ेंगे, वो 20 खाने पड़ेंगे, चार नहीं, ग्राम के हाँ अकॉर्डिंग मतलब तो 4 ग्राम के, हाँ 12-13। सॉरी, देखो हाँ एक मतलब में 10 चार अंडे ग्राम तो है। खाने ही खाने हैं। 10 तो नहीं खाता कोई डेली, हम्म। रोज 10 नहीं खाता सर कोई। हम्म। सो इसी के लिए सप्लीमेंट्स होती हैं कि वो बनी हुई आती हैं, तो आप दो। सप्लीमेंट्स आर गुड फॉर हेल्थ। ओके। मैं एडवाइस करूँगा, जैसे अब लोग, कई लोग बोलते हैं दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। सप्लीमेंट्स जो है दवाइयाँ नहीं होती हैं, दे आर, हाँ अच्छी क्वालिटी अच्छी कंपनी की अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, इट्स अ गुड तो थिंग। मतलब हर तरीके का सप्लीमेंट खाना पड़ेगा, इवन आप दूध विटामिन। दूध पी रहे हैं तो इट इज़ लाइक ए सप्लीमेंट। ओके। अच्छा, दूध से याद आया मुझे, आज के टाइम पे सोशल मीडिया या इवन लोग भी बहुत सारे से बातें करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, नहीं अच्छे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूरिया एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, बिकॉज गाय वो खा रही है, खाद वो वैसी है, तो उस चीज़ की वजह से तुम्हारे वो पूरा एक सिस्टम वहाँ तक पहुँच जाएगा और तुम्हारे तक भी वो यूरिया आ जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें लेने चाहिए या नहीं? देखिए, डेयरी तो हमारी अ, जबकि पुरातन समय से डाइट चलती आ रही है। हम्म। दूध, तो बच्चा पैदा होता है उसे दूध चाहिए, हम्म। दूध से ही हमारी जीवन की जो है शुरुआत होती है, मैं ऐसा हम्म। मानता हूँ। बट आजकल के जो लाइफस्टाइल में, आजकल के जो 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 ये हमारा जो एडल्ट्रेशन, जिसमें मैं आपको हम्म। बोल बताया, जो गाय भैंस जहाँ से हम्म। हमारा दूध आता है, उनका जो चारा है उसके साथ में वो क्या ऐड करके गाय को खिला रहे हैं ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। हम्म। गायों को कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन है, ताकि उसकी मिल्क बनाने की और मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई जाए। हम्म। सो कहीं ना कहीं वो जो मेडिसिन्स के तौर पे जो चारा गाय को खिलाया जाता है, हम्म। वो गाय के खून के द्वारा गाय के दूध में भी आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ओके। सो हम जो मिल्क दूध पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। हम्म। सो मतलब है तो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ ही, मैं मना तो नहीं कर सकता। हम्म। बट हाँ, अगर आप मुझे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो एडवाइस करूँगा कि कम से कम दें, जितना हो ओके। सके। मतलब अगर आपके पास खुद की गाय है, या आपके पास आपके आस पड़ोस में, या ट्रस्टेड, हम्म। जो मैं बोलूँगा कि अगर आप विदाउट कोई आस पड़ोस में मिलावटी मिलावटी, अगर आपको इतना ट्रस्ट है कि आपका दूध जहाँ से आ रहा प्योर है है। वो प्योर है, तो दें, क्यों ना दें, इट्स अ गुड थिंग। हम्म। मिल्क इज़ ए होलसम डाइट, हर चीज़ मिल्क में होती है, बट डिपेंड्स कि वो ट्रस्टेड है हम्म। या नहीं है। ओके। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, ऑल राइट। सो अभी जैसे हम जिम की बात कर रहे थे हुँ, पीछे, आपने बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, हुँ, ठीक है, हुँ, प्रोटीन ले रहा है, कुछ बिल्कुल, अलग अलग तरह की चीज़ लेते हैं, उसका भी तो इफेक्ट पड़ता होगा ना बॉडी पे। बिल्कुल, बहुत तो ज़्यादा। आपके अकॉर्डिंग वो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नेचुरल डाइट पे फोकस करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट थिंग, नेचुरल इज़ ऑलवेज़ नेचुरल, हम्म। ठीक है? लेकिन बट नेचुरल से इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस ना। यस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक इंसान को मान लो 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन चाहिए, हम्म। तो वही बॉडी बिल्डिंग के लिए उसे 2 ग्राम, ये कई बार 3 ग्राम भी चाहिए मिनिमम, हो हाँ। सकता है। हम्म। वो डेली के जो नेचुरल डाइट है उससे उससे नहीं पूरा कर संभव पाएगा। नहीं है। हम्म। उसके लिए सप्लीमेंट लेना इज़ ओके, हम्म। बट अगेन यहाँ सवाल आता है एजुकेशन का, कि हम्म। आपके सप्लीमेंट में क्या है, आपके उस सप्लीमेंट में क्या इंग्रेडिएंट है। हम्म। कई सारे सप्लीमेंट्स में टेस्टोस्टेरोन, वो एक हार्मोन है। हम्म। देखिए, एक मेल और एक फीमेल की बॉडी में क्या डिफरेंस रहता है। एक फी टेस्टोस्टेरोन। एक फीमेल की बॉडी थोड़ी सी नैरो मस्कुलर। होती है, और एक हाँ। मेल की बॉडी थोड़ी सी मस्कुलर। ब्रॉड मस्क्यूलर हम्म। होती है। सो ये जो सारी मेल की जो शेप होती है, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। हम्म। एक मेल की मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हम्म। वो इसीलिए होते हैं टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन का मसल बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम्म। है, जिस चक्कर में कुछ सप्लीमेंट वाली कंपनियां उनमें टेस्टोस्टेरोन का कंटेंट बढ़ा देती हम्म। हैं या ऐड कर देती हैं। हम्म। सो उससे बॉडी जिम तो मतलब मसल तो डेवलप हो जाता है, हम्म। बट बाकी साइड इफ़ेक्ट जैसे हेयर फॉल, हम्म। एक्नी,
पीठ पे, छाती पे पिंपल्स, मुहासे या इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो वो जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रहे हैं तो फिर उसकी प्रॉब्लम सेक्सुअल कैसे बढ़ बहुत अच्छा जाएगी? सवाल। मैंने अभी आपसे एक बात बताई थी कि डिफेंस मैकेनिज्म, हम्म आपकी बॉडी कई चीज़ों से खुद लड़ती है। हम्म आपकी बॉडी में कई केमिकल्स की मात्रा जब बढ़ जाती है तो बॉडी खुद ही उसे कम कर देती है। अच्छा, ओके। कई केमिकल्स की मात्रा घट जाती है तो बॉडी खुद ही उसे बढ़ा देती है। हम्म थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में मैं जाऊँ तो हमारा एक ब्रेन के अंदर एक बहुत ही ख़ास ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं पिचुली हाँ, क्या क्या ग्लैंड के? पिट्यूटरी हाँ, ग्लैंड। पिचुली। पिट्यूटरी ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप थायराइड हार्मोन ले लो, है ना, अगर थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में रहते हैं ना, थायराइड ग्लैंड गले में, थायराइड यहाँ से बनता है, लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में बनना है या कम मात्रा में बनना है वो डिसाइड करता है जो हमारा मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। वो स्टिमुलेट करता है थायराइड को कि आप थायराइड हार्मोन बढ़ा दो। सो जब ज़्यादा बढ़ जाता है तुम्हारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि ज़्यादा हो गया है, वो फिर वही मास्टर ग्लैंड वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना कम कर देता है, जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाना कम कर देता है। सो हमारे बॉडी में ऐसे फीडबैक सिस्टम्स होते हैं। सो जब आप बाहर से टेस्टोस्टेरॉन लेते हो, हमारे ब्रेन में सेंस जाती है कि ब्लड में टेस्टोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो अपना बनाना बंद कर देता है क्या समझे, कि वो रोक देगा ना उसको। रोक दिया अपना बनाना बंद। जबकि अब अपना जब वो ज्यादा से सप्लीमेंट छोड़ेगा तो वाकई में उस समय पे उसका टेस्टोस्टेरॉन कम हो चुका लो होगा, लगा। सो वो साइड इफेक्ट करेगा। ओके, गॉट इट। बहुत डिटेल में समझा रहे हो, मैं तो आज आधा डॉक्टर बन ही गया इतनी सारी चीजें सुनते हुए। ओके, सो अभी हम ना कुछ थोड़ी और बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ना सोशल मीडिया पे ना कोरियन स्किन, ग्लास जैसे स्किन कैसे पाए हम। बिल्कुल, आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे, बहुत बहुत से। ग्लो नहीं आ रहा कुछ मेरे तो फेस अपनी पे। मतलब वो गूगल पे तो सर्च करके ही लेके आते हैं। हाँ। हमने ऐसे सर्च किया कि ऐसा दिखना ये चाहिए चार चीजें हम करते हैं तो कोरियन स्किन हो जाएगी। ग्लास जैसी। भाई साहब, कोरियन लोग कोरियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन ब्राउन स्किन वाले हैं। हमारे जीन्स अलग हैं, हमारा जेनेटिक बनावट अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है। कोरियन लोगों का जेनेटिक सेटअप अलग है। मींस उनकी स्किन की बनावट अलग है, उनके शरीर की बनावट अलग है, और हम इंडियंस की बनावट अलग है। ठीक है, हमारे पास एक स्केल है जिसे हम फिट्सपैट्रिक स्किन टाइप्स करते हैं। फिट्सपैट्रिक एक स्केल रहता है, 1 से 6 तक उस स्केल में रहते हैं। एक होता है बहुत ही गोरे और 6 बहुत ही काले, जैसे अफ्रीकन या कीनिया के लोग होते हैं। तो हम कौन से नंबर पे? हम 3 4 के बीच में इंडियन स्किन जो है लाइक करती है। कोरियन जो है वो 2 से 3 के बीच में लाइक करती है। सो हम कैसे चाहें, मतलब ये तो वही सोचना हो गया ना कि आप मैं बन जाऊं, मैं आप बन जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ना। सो कोरियन स्किन इंडियन के लिए अचीव करना ये नामुमकिन है। ऐसा कुछ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल। अच्छा, इम्पॉसिबल। बट हम कोरियन लाइक स्किन अचीव कर सकते हैं। कोरियन लाइक स्किन मींस स्पॉटलेस स्किन, कोई स्पॉट मींस नहीं, उनकी स्किन पे स्पॉट्स नहीं होते, क्लीन ग्लास स्किन बोलते हैं ना, ग्लास में शीशे की तरह साफ। सो हम अपनी स्किन को साफ कर सकते हैं, बट हम कोरियन जैसी स्किन नहीं बना सकते हैं। सो कोरियन ग्लास स्किन एक कंसेप्ट है। अपनी स्किन को किस तरह हम मैक्सिमम कोशिश, देखिए हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आइडियल होता है, मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली वैसा नहीं बनता, बट कोशिश करता है कि थोड़ा बहुत, जैसे हम सबकी लाइफ में मतलब जैसे हम अपने फादर को अपना एक आइडियल लेके चलते हैं, वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, है ना। या कोई भी कोई एक्टर है जैसे सलमान खान है, मतलब आजकल कितने लोग उनको देख के फॉलो करते हैं, उनकी तरह चलने का प्रैक्टिस, बोलने का तरीका। सो अमिताभ बच्चन को फॉलो करते हैं, बन नहीं जाते
बट काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि हमारा लाइफ़स्टाइल वैसा बन हो, जाएँ। हमारा चलने का तरीका थोड़ा-सा इम्प्रूव हो जाए। सो वैसा हम कर सकते हैं, एग्ज़ैक्टली कोरियन स्किन नहीं अचीव हो सकती, बट कोरियन लाइक स्किन हम मेहनत कर सकते हैं कि उस दिशा में थोड़ा बहुत हम स्टेप ले सकें कि वैसी मिलती-जुलती स्किन हम अचीव कर पाएँ। सो कोरियन स्किन जो है एक हाइप है, वैसा नहीं होगा। डोंट रन आफ्टर प्रोडक्ट्स कि मैं वो लगा लूँ शायद उससे मेरी स्किन कोरियन हो जाए, नहीं होगी। सो बेसिक जो है आपके पास है, उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको अच्छा बनाइए। बहुत बढ़िया। ओके, अभी विंटर्स आ रहे हैं, हुँ, थोड़ा-सा विंटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हुँ, सो अभी कैसे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें? जो कि मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, हुँ, ड्राई रहती है स्किन, बिल्कुल। ठीक है? डैंड्रफ प्रॉब्लम है। हुँ, अभी तो हम डीप में इतना डिस्कस नहीं कर पाएँगे, हुँ। बट आपके साथ हम दोबारा बैठना चाहेंगे। बिल्कुल, तो श्योर। यस बताइए? देखिए विंटर्स मीन्स ड्राइनेस, हुँ, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट वातावरण ही ड्राई रहता है। हुँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है खुद की हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। हाँ, आप हाइड्रेट कैसे रखेंगे? पानी पानी प्यास नहीं पिए, लगती इतनी? पानी पिए, प्यास ना लगे तो भी पानी पिएँ। लेकिन आज आलसी लोग हैं आलसी कि लोग हैं, कई लोग बोलते हैं कि कौन ज़्यादा से जाए? ज़्यादा पिए, वॉशरूम कौन जाएगा बार-बारी। हाँ, बट सर कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं वो हमें करनी ज़रूरी हैं हुँ, जिसमें, क्योंकि बाहर से जितना भी आप मतलब कई लोग आपको एडवाइस करेंगे मॉइस्चराइज़र लगाएँ, हुँ, कई लोग एडवाइस करेंगे कोकोनट ऑयल लगाएँ, हुँ, अलग-अलग टाइप के हुँ, मॉइस्चर, हुँ, बट वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स है ना। इंटरनल। इंटरनल जब बेसिक आपकी बॉडी में ही हाइड्रेशन नहीं होगी, हुँ, बाहर से कोई भी केमिकल आपकी वो हाइड्रेशन आपको नहीं अचीव करा पाएगा जो आपकी नेचुरल हाइड्रेशन अंदर से होगी। हुँ, सो पानी का पीना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हुँ, अब समर्स के हिसाब से ज़्यादा ना पीजिए बट हुँ, एट लीस्ट 8 से 10 ग्लास तो पी ही सकता है इंसान। हुँ, उसमें ये मैं बोलूँगा मेडिसिन के तौर पे पिएँ, अगर हुँ, आप नहीं पीते हैं तो हर 2 घंटे में 1 ग्लास पी लिया, चाहे प्यास लगी है, चाहे नहीं किया। हुँ, वॉशरूम आप जाएँगे वो भी आपके लिए अच्छा है, जितना भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वही बाहर निकलेंगी। एग्ज़ैक्टली। सेकंड यस मॉइस्चराइज़र्स का तो रोल है, सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा एक पेट्रोलियम बेस्ड हुँ, जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं या जो थिक होते हैं थोड़े, पेट्रोलियम बेस्ड जैसे वैसलीन जैसे टाइप? वैसलीन। ओके। वैसलीन इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र दैट इज़ अवेलेबल। तो वैसलीन हाँ। करना मतलब लगानी चाहिए बॉड हाँ, है ना? बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, ओके। हाथों के लिए, पाँव के लिए लगानी, अगर आपके फेस पे पिंपल्स नहीं रहते हैं, तो आप फेस पे मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं वैसलीन वैसलीन। लगाएँ या कोकोनट ऑयल लगाएँ? दोनों अपनी-अपनी जगह हैं, कोकोनट ऑयल की कंसिस्टेंसी और वैसलीन की कंसिस्टेंसी में फ़र्क है। हुँ, वैसलीन एक ऑइंटमेंट बेस्ड है, हुँ, मीन्स वो थिक होती है जेल लाइक, हुँ, और ऑयल पतला-सा है, मीन्स हुँ, पतला-सा है तो लेयर भी पतली होगी। हुँ, जब आप वैसलीन लगाएँगे तो लेयर भी थिक होगी, थिक लेयर में ज़्यादा देर लॉन्ग तक लास्टिंग। मॉइस्चराइज़ हुँ, रहेगा। कोकोनट जो है फिर दोबारा रिपीट करना पड़ तो सकता है। बहुत सारे लोग घी भी थोड़ी लगाते चीज़ें हैं, मतलब सेम घर पे सेम होते हैं। तरीका है, लगा सकते हो, कोई ये नहीं है। अगर आप उसकी स्मेल विथस्टैंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली आजकल मतलब नहीं होगा। हर चीज़ है ना, आपने गैदरिंग में जाना है, आपने नहीं, घर पे है ना? बैठ के बाहर नहीं जा सकते। इफ इट इज़ टॉलरेबल टू यू, वही हुँ, मैंने बोला ना, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं स्मेल, तो इट इज़ एज़ गुड एज़ वैसलीन और कोकोनट ऑयल, घी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सेकंड इज़ हाँ, बार-बार तेज़ गर्म पानी से ना नहाइए, ना बाल धोइए। हॉट वाटर इज़ बैड फॉर योर स्किन एंड हेयर्स, ठीक है? ओके, हॉट गुनगुने पानी से? हुँ, गुनगुना? हल्का गुनगुना हो, आपकी बॉडी से 1-2 डिग्री ऊपर हो, आप उसको सह पाएँ आराम से, हुँ, ठंडक आपको ना लगे, हुँ, उस पानी से आप नहाइए, ओके, उसी पानी से हेड वॉश करिए। हुँ, हॉट वाटर से आपका डैंड्रफ बढ़ जाता है, हॉट हुँ, वाटर से बेसिकली आपकी स्किन की, हमारी स्किन नेचुरली कुछ मॉइस्चराइज़र्स बनाते हैं, नेचुरल ऑयल्स बनाते हैं, हॉट वाटर उनको उड़ा के ले जाते हैं, तो स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। ओके, सिमिलरली बालों को कवर करें, हुँ, सनस्क्रीन लगाएँ, विंटर्स में हर कोई चाहता है मैं धूप में बैठूँ बाहर, हुँ, तो सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट है कि ऑलरेडी ड्राई है फेस, हुँ, उस पे यूवी डैमेज होगा, तो हुँ, डैमेज थोड़ा ज़्यादा होगा आर्म्स के आर्म डेज़ से। हुँ, सिमिलरली और क्या कर सकते हैं, कवर रखें अपनी बॉडी, ओके, डायरेक्ट ड्राई जो हीट है, जैसे हुँ, डायरेक्ट ब्लोवर के पास नहीं बैठे। अवॉइड करें, हाँ, हुँ, थोड़ा दूर बैठें। ओके, मतलब एक्सेस में
और एक्सट्रीम्स में बॉडी को ना ले जाएं। क्योंकि ब्लोर तो वो पानी आपकी बॉडी से सोक करता है ना। हाँ बिल्कुल, डिहाइड्रेट ओके। करता है। हम्म। सो ये कुछ ठीक। चीज़ें हैं जो विंटर्स में आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट इज़ यूज़ ऑफ सोप। हमेशा हाँ। मॉइस्चराइज़र वाला सोप यूज़ करें, ठीक है? जैसे कि जैसे कि कोई ब्रांड, अ, ब्रांड प्रमोशन तो हम नहीं ब्रांड चाहते लेकिन प्रमोशन नहीं चाहते हैं। तो उस पे क्या मॉइस्चराइज लिखा हो। उस पे ग्लिसरीन बेस्ड हो, ओके। उस पे कोकोनट ऑयल बेस्ड हो, हम्म। उसमें क्रीम बेस्ड हो। सो ओके। मॉइस्चराइज या वी कैन से एसिडिक सोप्स आप ना यूज़ करें, ठीक है? पीएच वैल्यू भी तो होती है ना इसका कुछ समथिंग। पीएच में ही वही एसिडिक, जितना पीएच अगर ज्यादा होगा उतना नहीं कम है देना। तो एसिडिक है, ज़्यादा है तो एल्कलीन है, दोनों डैमेजिंग है। तो तो एक मिड में न्यूट्रल मुझे न्यूट्रल इन्हें इन्हें मेडिकली हम कहते हैं सिंडेट बार्स। सिंडेट बार। हाँ, ओके। तो विद जिनका पीएच 6 साढ़े 6 के अराउंड हो, जो हमारी स्किन के साथ मिलता है, हम्म। वही वाला यूज़ करें। मैं आपके साथ और बहुत ज़्यादा डिटेल में बैठ के बात करना बिल्कुल चाहता हूँ, बिल्कुल सर, बट आई ऑलवेज। वांट कि हम इसको यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करें। बिल्कुल एक दो सर, सवाल उसका फटाफट आप जवाब दो, राइट। फिर हम बैठेंगे, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे मैंने, वो मेरे रह गए हैं। बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल वाले सर, पॉडकास्ट में हम उसको मैं तो कवर अप चाहता हूँ करेंगे। कि मेरे द्वारा अगर हमारे जो हम्म। व्यूअर्स हैं या मेरे से जितना जितना नॉलेज मिले तो उतना बेटर है। ओके, आई नॉलेज होप ये आपका। इंक्रीजेस व्हेन इट इज शेयर्ड। यस 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 यस, बिल्कुल राइट। और आपने बहुत डिटेल में हमें समझाया है थैंक और यू। मुझे खुद को मजा आ रहा है। यूजुअली क्या होता है, लोग आते हैं ऊपर, मतलब बता के चले जाते हैं, ओके बट आज मुझे एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा मजा आ रहा है ओके, समझने में माय कि प्लेजर, मेरे थैंक क्वेश्चंस यू। के आंसर मिल पा रहे हैं जो मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। ओके। सो हमने विंटर्स के बारे में बात कर ली। अब बहुत सारे लोगों को ना बियर्ड में भी डैंड्रफ होता है, तो उसको भी मॉइस्चराइजर ही लगाना चाहिए। सो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो क्या वो डेंड्रफ नॉर्मल डेंड्रफ है या वाकई में कोई डिजीज़ है, जैसे सेबोरिक डर्माटाइटिस है, ओके। या कोई स्किन की एक डिजीज़ होती है सोरियासिस, वो तो नहीं है। सो ये देखना ज़रूरी है। और अगर बियर्ड में डैंड्रफ है तो मोस्ट कॉमन उसका जो कारण रहता है वो सेबोरिक डर्माटाइटिस रहता है। ओके। सो उसमें क्या है, एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू लाइफ लॉन्ग यूज़ करना, माइल्ड सा, और डेली बियर्ड वॉश अवॉइड करनी है। हॉट वाटर से विंटर्स में बियर्ड वॉश अवॉइड करनी है, और मॉइस्चराइज कम करना है। यहाँ पे एक बड़ा पेक्यूलियर सा मैं कुछ अलग आपको ये बताऊंगा कि अक्सर हम देखते हैं ऑयलिंग करते हैं हम बालों को, हम और एक कॉमन सा डिक्टम है, मतलब कॉमन सबकी सोच है, ड्राइनेस है तो मॉइस्चराइज करो, बट हेयर्स के केस में उल्टा है। अगर आपको डेंड्रफ है तो आपको मॉइस्चराइज नहीं करना, अगर अच्छा। आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस है तो आपको मॉइस्चराइज नहीं करना। तो सर फिर ऐसा होता है ना, जिनको अगर हेयर मतलब सर पे डैंड्रफ हो गया बालों में, तो वो लोग बोलते हैं यार तेल डालो, तेल तेल लगाओ। डालो, तो हम इज इट, बेसिकली बढ़ा रहे हैं इस चीज़ तो को। नहीं डालना चाहिए ना। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कई लोग होते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर साहब अगर 5-6 दिन हेड वॉश ना करें तो ऑयल निकल आता है वो बालों में, ऑटोमेटिकली ऑयली हमारी ऑयली स्किन को रहता ऐसा बनाया गया ना। है ना? वो बेसिकली सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उनसे एक ऑयल नेचुरली निकलता है। तो नेचुरल ऑयल इतना है, ऊपर से आप ऑयलिंग कर रहे हो तो आप उसको बढ़ा ही रहे हो प्रोसेस सर को। मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, मैंने तेल ही नहीं लगाया है, खुद ही हाँ, तेल आ जाता है मेरे सर आ में। जाता है ना। हाँ। सो अगर आपके केस में आप तेल लगाना शुरू कर दो तो आपके स्कैल्प की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, फंगल इन्फेक्शंस होना, फोड़े होना, हम्म। छोटे छोटे दाने बनना, इचिंग होना, ये बहुत कॉमन आपका हो जाएगा। सो ओके। अवॉइड करें। थैंक यू सो मच। अगली माय बारी मैं प्लेजर। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा थोड़े मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके। सो अगली बारी मैं पूछूंगा एक हाँ, जैसे हमारे ग्रे हेयर हो रहे हैं, यस। ठीक है, अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में एजिंग के साथ साथ। अब ऐसा तो है नहीं कि 50 साल तक हम मतलब बिल्कुल ब्लैक वाले हेयर में ही रहेंगे, ग्रे तो होंगे ही वो। तो बिल्कुल। कैसे, लेकिन कितना हम इसको बचा सकते हैं, एजिंग को रोक कैसे सकते हैं, बेसिकली उसके बारे में हम बात करेंगे। और भी जो स्किन्स की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी उनके बारे में बात करेंगे इन डिटेल में। लेकिन आज आपके साथ बहुत मजा आया थैंक यू, और माय बहुत प्लेजर। वैल्यूएबल आपने नॉलेज दी। आई थैंक होप यू। कि हमारी ऑडियंस को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर के साथ हम एक और पार्ट करें तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू। कमिंग। सो जय श्री राम। थैंक यू जय सर। श्री राम, जय हिंद।